आज मैं आपको बताऊंगा कि जेंगो प्रोजेक्ट को किस तरीके से लाइव सर्वर में होस्ट कर सकते हैं आप। देखिए, जेंगो प्रोजेक्ट होस्ट करने के लिए लाइव आपको वीपीएस की आवश्यकता पड़ेगी। कुछ कंपनी है जो शेयर्ड होस्टिंग में भी प्रोवाइड करती है सर्विसेज, जिससे कि आप अपने जेंगो प्रोजेक्ट को होस्ट कर सकते हैं। बहुत ही कम ऐसी कंपनियां हैं और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर आप उसको करेंगे। मतलब आपका वो, क्योंकि सारी चीज़ें वहाँ पर मिल नहीं पाएगी, तो जो आपकी वेबसाइट है वो क्रैश होने का खतरा रहता है। इसीलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपका जेंगो का अगर प्रोजेक्ट है उसको वीपीएस में आप होस्ट कीजिए, या फिर आप डिजिटल के क्लाउड प्लेटफॉर्म पर होस्ट कीजिए, डिजिटल ओशियन के, तो ज़्यादा बेहतर होता है। फिर AWS के क्लाउड प्लेटफॉर्म पर कीजिए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। फिर वीपीएस परचेज कर लीजिए। वीपीएस एक सस्ता उपाय है, खास करके जब आप सीख रहे होते हैं तो वीपीएस एक सस्ता उपाय होता है। 1 साल का आपको मिल जाता है लगभग 5,000 के आसपास में। 1 साल तक वो एक्सपेरिमेंट करते रहिए, उसको मज़ा आ जाएगा आपको। सो मैं कह रहा था कि हम लोग यहाँ पर जेंगो प्रोजेक्ट होस्ट करेंगे वीपीएस में। शेयर्ड होस्टिंग में ये पॉसिबल नहीं है, सो कोशिश ना करें तो बेहतर है, आपका टाइम वेस्ट होगा। सो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला प्रोजेक्ट जो मैंने बना के रखा हुआ है। मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। हमने एक वर्चुअल ENV के अंदर इसको रखा हुआ था। आपको समझ में आएगा कि वर्चुअल ENV क्यों ज़रूरी है जब जेंगो का प्रोजेक्ट बनाते हैं तब। तो पहले हम लोग वर्चुअल ENV इसमें एक्टिव कर लेते हैं, तो मिनी ब्लॉक करके होगा। इसको रन करते हैं, पाइथन manage.py रन सर्वर, इंटर की प्रेस किया और ये प्रोजेक्ट हमारा चल पड़ेगा। कुछ इस तरीके से ये प्रोजेक्ट है। आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। बस मुझे किसी का आईडी पासवर्ड याद नहीं है, लेकिन एडमिन का याद है, तो मैं एडमिन में आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ से आप एडमिन में भी जा सकते हैं। वैसे आप साइन अप कर सकते हैं नया यूज़र। एडमिन में आते हैं और एडमिन में मैं सिर्फ डेटाबेस चेकअप करने के लिए आपको ये दिखा रहा हूँ। एडमिन लिखा और लॉगिन में क्लिक किया और यहाँ पर देखिए पोस्ट आपको दिखाई देगा। फिर आपको यूज़र्स कौन कौन से क्रिएट किए हैं मैंने, वह यूज़र को demo@geekissource.com, पासवर्ड याद नहीं है, तो ये आपको मिलता है। इसको हम लोग चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आई बिलीव देखिए यहाँ से नाम वगैरह आप चेंज कर सकते हैं अगर चेंज करना चाहें तो। सो डेटाबेस हमारा सही तरीके से काम कर रहा है। आप इसमें पोस्ट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं वगैरह वगैरह सब कुछ काम कर सकते हैं। इसको करता हूँ लॉग आउट, बिकॉज इसका कोई काम नहीं है, और फिर से साइट पे चले आते हैं। तो ये सिंपल सा हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसपे यूज़र अपलोडेड ये वाली इमेजेस, यूज़र अपलोडेड फाइल है, यानी कि मीडिया फाइल्स होगी। और ये जो इमेज देख रहे हैं ये इमेज स्टैटिक फाइल होगा। तो ये यहाँ जानना बहुत ज़रूरी होता है कि स्टैटिक फाइल कैसे सर्व करते हैं या फिर मीडिया फाइल्स कैसे सर्व करते हैं, ये शायद आपको पता नहीं, इसलिए मैंने ये दोनों ही यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है इसमें। ये नॉर्मली ये सभी साइट में होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट। इसको क्लोज़ कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। और यहाँ पर आते हैं और इसको भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ। हम लोग अपने वर्चुअल ENV के अंदर ही रहेंगे। क्लियर नहीं, CLS करना है। वर्चुअल ENV के अंदर ही रहेंगे, जो कि मिनी ब्लॉग है हमारा, इसके अंदर ही रहना है। अभी देखते हैं इंस्ट्रक्शन कि क्या क्या चीज़ें ये कहता है और हमें क्या क्या फॉलो करने की आवश्यकता है, जो मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है। आप मेरे geekissource नोट्स इस रेपो में जाएंगे मेरे गिटहब अकाउंट से, और यहाँ पर आपको मिलेगा डेप्लॉय जेंगो अपाचे। हम लोग यहाँ अपाचे वेब सर्वर यूज़ करेंगे। बहुत सारे लोग इंजनिक्स यूज़ करते हैं, इंजनिक्स के साथ यूज़ करते हैं वह पाइथन, विस्गी, गनीकॉर्न, बट यहाँ पर हम लोग अपाचे यूज़ करेंगे। और हमारा जो पाइथन विस्गी रहेगा, यानी कि विस्गी का मतलब होता है WSGI, यानी कि वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस उसको बोलते हैं। तो उसका हम लोग यूज़ करेंगे। फिर मोड विस्गी का मैं आपको दिखा दूंगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। पहले इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन किया और यहाँ पर पहले तो होस्ट करते हैं डोमेन को। हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, जो यहाँ पर स्टेप लिखा है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। हमें अगर कोई प्रोजेक्ट लाइव लेके जाना है तो हमें एक डोमेन की आवश्यकता पड़ेगी, एक नाम की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर IP से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन IP किसी को देंगे तो वो कहेगा क्या ही है ये भैया, तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर वहीं पर एक और इसको कोई एक नाम दे दिया जाए, जैसे YouTube का आपको IP मिलता, तो आपको IP याद रखने में प्रॉब्लम होती, प्लस आपको समझ में नहीं आता कि भाई ये इस IP को देख कर मैं करूँ क्या। आपको अगर मिल जाता है youtube.com, तो आप उसको समझ में आता है कि भाई ये मुझे लिखना है और ये YouTube की साइट है। उसी जगह से एक डोमेन चाहिए होता है, एक नाम चाहिए होता है प्रोजेक्ट जब लाइव जाता है उस केस में। तो हम लोगों ने डोमेन एक परचेस करके रखा हुआ है, उसी का हम लोग यूज़ करेंगे। मैंने परचेस किया है बिगरॉक से। अगर आप बिगरॉक से परचेस करना चाहते हैं कोई भी सर्विस, तो नीचे एक लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक को क्लिक करके और बिगरॉक का सर्विस परचेस कर सकते हैं। सो देखते हैं इंस्ट्रक्शन ये कहता है कि लॉग इन टू योर, प्लस जूम करना पड़ेगा, लॉग इन टू योर डोमेन सर्विस प्रोवाइडर। हम लोग लॉग इन कर चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको मैं साइड कर देता हूँ। हम लोग लॉगिन कर चुके हैं। उसके बाद ये कहता है कि नेविगेट टू मैनेज DNS, तो यहाँ पे जाना है और जिस भी आपको डोमेन पे लगाना है ये प्रोजेक्ट, उस डोमेन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ से A रिकॉर्ड्स ऐड करना है। A रिकॉर्ड ऐड करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसका नेम सर्वर जरूर चेक कर लीजिए। पर नेम सर्वर्स में क्लिक कीजिए और यहाँ पर
ये डिफ़ॉल्ट नेम सर्वर होना चाहिए। आपने परचेज़ किया हो अपना डोमेन GoDaddy से, होस्टिंगर से, बिग रॉक से, नेमचीप से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका नेम सर्वर उस साइट का जो अपना डिफ़ॉल्ट नेम सर्वर होता है वह होना चाहिए। जैसे मेरा बिग रॉक है तो बिग रॉक का ये नेम सर्वर है डिफ़ॉल्ट, ये सभी के लिए, सभी यूज़र्स के लिए सेम होता है। तो आप भी अगर बिग रॉक से परचेज़ करते हैं और आपको अगर इस तरीके से दिखाई नहीं दे रहा तो आप ये लिख सकते हैं उसमें और अपडेट कर सकते हैं अपने नेम सर्वर को। ये करना ज़रूरी होता है बिकॉज़ अगर ये आपका कहीं और होस्टिंग अगर पॉइंट कर रहा हो, मे बी आपने पुराना आप डोमेन यूज़ कर रहे हो जो आपने कभी किसी शेयर्ड होस्टिंग पे कहीं आपने डोमेन किया, किसी होस्टिंग पे आपने अगर पॉइंट किया होगा तो उसका यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो भी नेम सर्वर है। तो ए रिकॉर्ड जब आप हम लोग अभी आगे ऐड करेंगे तो वह प्रोपेगेट सही तरीके से होता नहीं है। तो ए रिकॉर्ड प्रोपेगेट हो सही तरीके से, उसलिए आपको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट नेम सर्वर लिखने की आवश्यकता होती है। ये ध्यान रखिए, वरना आपका ए रिकॉर्ड प्रोपेगेट नहीं होगा, फिर आपका डोमेन पे चलेगा नहीं, आपका पॉइंट नहीं कर पाएगा बाद में ए रिकॉर्ड्स। तो ये हमने वेरीफाई कर लिया। अब नीचे आइए, आपको कहीं ना कहीं आपकी अपनी जो होस्टिंग कंपनी होगी वहाँ आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा मैनेज डीएनएस का। तो मैनेज डीएनएस इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ क्या कहता है, यहाँ कहता है कि आपको ऐड फॉलोइंग रिकॉर्ड्स, आपको 2 ए रिकॉर्ड ऐड करने हैं जिसमें होस्ट या नेम या होस्ट नेम दोनों साथ में कभी कभी रहता है, कभी होस्ट रहता है सिर्फ, या फिर सिर्फ नेम रहता है। तो कोई नहीं, आप समझ जाइएगा, यहाँ पर मैंने दोनों ही लिख दिया हुआ है। @ और www एट सिंबल और www ये 2 रिकॉर्ड ऐड करने हैं और वैल्यू पे आपको रिमोट सर्वर की आईपी लिखनी है, जो दिखाऊंगा कि कहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। उस तरीके से 4 टाइम्स ए वाले पे 2 रिकॉर्ड सेम नेम के साथ ऐड करना है और इस पे सर्वर की IPv6 आईपी आपको लिखनी है। तो ये 4 रिकॉर्ड्स में ऐड करने हैं, 2 ए रिकॉर्ड और 2 4 टाइम्स ए वाले रिकॉर्ड्स। चलिए दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं। मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखा हुआ है ताकि हमारा प्रोपगेशन का टाइम बच जाए, तो फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए मैंने थोड़ा सा किया जूम, और ए रिकॉर्ड्स, ये आपका 2 रिकॉर्ड जो मुझे दिख रहा है ये आपका नहीं होगा, या फिर होगा था आप डिलीट कर दीजिएगा। अगर किसी और सर्विस के लिए होगा तो उसको डिलीट कर दीजिए। और ऐड ए रिकॉर्ड यहाँ पर क्लिक करना है, छोटा सा तो बटन है। और यहाँ पर होस्ट नेम है, होस्ट नेम में जो यहाँ पर दिखाया गया था, देखिए ए और @ सिंबल, तो ये @ सिंबल इस तरीके से लिखना है। और यहाँ पर आपको IPv4 लिखना है अपने रिमोट सर्वर का। रिमोट सर्वर हमारा क्या, रिमोट सर्वर यानी कि जहाँ भी आपने होस्टिंग परचेज़ किया होगा। जैसे मैंने होस्टिंग परचेज़ किया है होस्टिंगर में, यहाँ पर मेरा VPS है, तो यहाँ पर मेरा प्रोजेक्ट रहेगा। तो इसकी, ये मेरा सर्वर आईपी हो गया, सर्वर एक तरीके से हो गया, तो इसकी आईपी मुझे वहाँ लिखनी है। अभी होस्टिंगर का अगर आप कोई भी सर्विस परचेज़ करना चाहते हैं तो नीचे एक लिंक दे दूंगा कमेंट में पिन करके, उस लिंक को क्लिक करके अगर आप परचेज़ करेंगे होस्टिंगर का कोई भी सर्विस, आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। सो हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्लिक करते हैं मैनेज में क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पर इस एरो में क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप VPS एक्सेस में जाइए। यहाँ पर देखिए SSH IP दिख रही है, यही वाली IP हमारे रिमोट सर्वर की IP, इसको कॉपी करना है और भाई क्या करना है, और यहाँ पर आना है आपका जो ये वाला, यहाँ पर पेस्ट करना है और TTL में ये सेम रहेगा, सिंपली ऐड रिकॉर्ड में क्लिक करना है। उसके बाद सेम वही www के साथ करना है, IP आपका सेम रहेगा, ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है, आपका 2 रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा और आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगेगा, ये दोनों ही रिकॉर्ड जो कि हमारा दिख रहा है। उस तरीके से 4 टाइम्स ए रिकॉर्ड्स इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद सेम उसी तरीके से, देखिए मेरा पहले से ऐड है बट आपका मे बी ना हो या फिर किसी और का, तो फिर डिलीट कर देना है। उसके बाद ऐड 4 टाइम्स ए रिकॉर्ड पे क्लिक करना है और यहाँ पर होस्ट नेम वापस से @ लिखना है, लेकिन यहाँ पर अब आपको IPv6 लिखना है। IPv6 मिलेगा कहाँ से, आपको देखना पड़ेगा कि आपकी जो VPS होस्टिंग प्रोवाइडर है वह IPv6 प्रोवाइड करती है या नहीं। जैसे मेरे वाले पे IPv6 यहाँ मिल जाता है, तो इसको मैं कॉपी करूँगा और फिर से वहीं पर जाना है, यहाँ पर आना है, फिर इसको पेस्ट करना है या IPv6 और इसको सेम लेना है TTL को, और यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। वापस से एक बार और इसी सेम को ऐड करना है www के साथ और सेम IP रहेगा और ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। इस तरीके से 2 आपके ये रिकॉर्ड्स ऐड हो जाएंगे। वैसे मैं बता दूं कि सिर्फ ए रिकॉर्ड अगर आप ऐड करेंगे तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। आपको 4 टाइम्स ए रिकॉर्ड अगर आपका नहीं है, IPv6 आपका अगर सर्विस प्रोवाइडर नहीं प्रोवाइड करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ए रिकॉर्ड्स आप कीजिए और आपका काम हो जाएगा। अभी इसको वेरीफाई करने के लिए हमारा प्रोपेगेट सही तरीके से हुआ ही नहीं, यानी कि हमारा डोमेन हमारे इस हमारे सर्वर को पॉइंट कर रहा है या नहीं, उसको चेक करने के लिए आप DNS चेकर में इसको देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे देखना होता है। आपको यहाँ पर क्या करना है, जो डोमेन है आपका वो लिखना है, तो sonamkumari.com ये मेरा डोमेन है, ये मैंने लिखा। यहाँ से आपको ए रिकॉर्ड ऐड किया था तो ए सेलेक्ट कर लेना है, सर्च में क्लिक कीजिए और यहाँ जो IP आपको दिख रही है, ये आपको दिख नहीं रही, आपको अपनी स्क्रीन पर दिख जाएगी। मैं थोड़ा जूम करूँ तो कुछ ज़्यादा ही जूम हो जाएगा। तो ये जो आपको IP दिख रही है, हर कंट्री का आपको IP दिख रही है ये, तो इस कंट्री में ये प्रोपेगेट हो जाएगा सही तरीके से, और इस कंट्री में आपकी वेबसाइट, ये जो डोमेन है ये आपकी सही तरीके से चलेगी, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। तो ये जो IP है, ये IP आपके वेब सर्वर की IP से मैच करेगी। अगर मैच कर रही है
तो समझिए कि आपका जो डोमेन है वह सही तरीके से प्रोपागेट हो चुका है। तो ये वेरीफाई करने का एक तरीका है डोमेन को, बिकॉज स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको एरर्स कम आएंगी, आपका कन्फ्यूजन दिमाग में कम रहेगा। अभी हमें एक चीज़ क्लियर है कि मेरा जो डोमेन है वो मेरे होस्टिंग से पॉइंट हो चुका है भैया, अब इस पर कोई डाउट मुझे नहीं है। तो मैं चाहूँ तो इसको क्लोज कर देता हूँ और मेरा ये डाउट बिल्कुल भी नहीं है, तो आगे मुझे बढ़ना है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमने कर दिया, उसके बाद ये कहता है कि ऑन लोकल मशीन, लोकल विंडोज मशीन जिस पे हम लोग अभी हैं विंडोज 10 पे, गो टू योर प्रोजेक्ट फोल्डर देन फॉलो बिलो इंस्ट्रक्शन। क्या इंस्ट्रक्शन है भाई? क्रिएट अ फोल्डर इन योर रूट प्रोजेक्ट डायरेक्टरी देन मूव डेटाबेस फाइल इनसाइड दिस क्रिएटेड डायरेक्टरी, एग्जांपल MNDB। इस तरीके से एक फोल्डर बनाना है। और जो हमारा SQLite का DB हम लोग यहाँ पर डिफॉल्ट डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, जो हमें जेंगो प्रोवाइड करता है, पाइथन प्रोवाइड करता है, वो हमें DB SQLite 3 वही हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमें क्या करना है, हमें एक फोल्डर बनाना है और उसके अंदर में ये वाली फाइल डाल देनी है। अब जो कि फाइल का लोकेशन चेंज हुआ, अभी एक फोल्डर के अंदर आ गया, तो जाहिर सी बात है कि इसका जो डेटाबेस का जहाँ भी कॉन्फ़िगरेशन किया होगा वहाँ पर हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर MBDB, ये मैंने गलत लिख दिया हुआ है, यहाँ पर MN लिख दिया हुआ है और यहाँ पर MB लिख दिया। तो MB ही हम लोग मान के चलते हैं, MB बिकॉज मिनी ब्लॉक DB ये वाला। तो MBDB और जो उसका पूरा नाम होगा वो हमें लिखना पड़ेगा। चलिए ये काम पहले करते हैं। MBDB नाम से एक फोल्डर बनाते हैं। मैं आ गया यहाँ पर और एक फोल्डर में क्रिएट करना है, यहाँ पर राइट क्लिक किया, न्यू फोल्डर, और यहाँ पर लिखेंगे MBDB ये लिखा। उसके बाद ये जो SQLite आप देख रहे हैं, ये जो डेटाबेस है, इसको पकड़ना है और इसके अंदर डाल देना है। ये मूव हो गया, मूव में क्लिक कीजिए और ये मूव हो चुका है। अभी इसका जो हमने कॉन्फ़िगरेशन किया होगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा इनर प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर में setting.py फाइल के अंदर में यहाँ पर होगा कहीं। जब डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन देखिए यहाँ पर है, नीचे करूँ क्या, देखिए यहाँ पर है। तो यहाँ पर अभी ये बेस डायरेक्टरी के अंदर तो ये फाइल नहीं है, ये बेस डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी हमने बनाया MBDB नाम से और स्लैश दे देते हैं, तो उसके अंदर में ये वाली फाइल है। अभी ये हमारा सही पाथ पे काम करेगा। इसको आप चाहे तो रन करके वेरीफाई कर सकते हैं। मैं आपको एक बार वेरीफाई करके दिखा देता हूँ। और लिखेंगे पाइथन manage.py और रन सर्वर, इंटर की प्रेस करते हैं और हमारा ये चल पड़ेगा। हमें डेटाबेस वेरीफाई करना है तो एडमिन पे लॉगिन करके हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, तो ये सब कुछ बढ़िया। तो ये तो हमने फॉलो कर लिया। अभी वापस से आते हैं यहाँ पर, ये हमने काम कर लिया। अभी कहता है कि सेव एंड क्लोज सेटिंग्स फाइल, तो हमने ये सेव कर लिया, जो हमने चेंज किया था सेव कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। चलिए नेक्स्ट ये कहता है कि ओपन टर्मिनल एक्टिव योर वर्चुअल इन्वायरमेंट। एक तो हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट पहले से एक्टिव है। क्रिएट requirements.txt फाइल, जिससे कि हमारी सारी डिपेंडेंसी एक फाइल में आ जाए। तो हमें उसके लिए ये रन करना पड़ेगा। मैंने इसको कॉपी कर लिया हुआ है और हम लोग चलते हैं अपने कोड पे यहाँ पे और इसको हम लोग स्टॉप कर देंगे। Ctrl+C प्रेस करके स्टॉप करते हैं, CLS करके। में देखिए हम लोग वर्चुअल ENV के अंदर में, ये ध्यान में रहे। और वर्चुअल ENV आपको तभी मिलेगी जब आपने इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करते वक्त इस वर्चुअल ENV को क्रिएट किया होगा और उसके अंदर में सारे पैकेजेस को इंस्टॉल किया होगा। तो जो पैकेजेस हैं, अगर मैं PIP लिस्ट करके आपको दिखाऊं, तो ये जो पैकेजेस है, ये सारे पैकेजेस आप देखते हैं जेंगो 4.1.4 जो अभी तक लेटेस्ट है उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। PIP में ये यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग पिलो भी यूज़ कर रहे हैं 9.3 और बाकी सारी यूज़ करते हो। ये PIP लिस्ट से मुझे ये मिल रहा है और ये जो पैकेजेस है ये सिर्फ इसी प्रोजेक्ट के लिए। ऐसा क्यों हो पाता है? बिकॉज हम लोग वर्चुअल ENV क्रिएट करके अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं, वरना ग्लोबली सारा पैकेज आ जाता है जो कि बहुत सारा हम लोग यूज़ भी नहीं करते, वो भी आ जाता है। तो ऐसा ना हो, इसीलिए हमेशा जेंगो प्रोजेक्ट को वर्चुअल ENV क्रिएट करके उसके अंदर डेवलप किया जाता है, उसके अंदर सारे पैकेजेस को इंस्टॉल किए जाते हैं। तो क्या करना है, हमें इस सारे पैकेज को एक फाइल में लेके जाना है। उसके लिए हम लोग ये वाला कमांड यूज़ करते हैं, PIP freeze देन एंगल ब्रैकेट लिखना है requirements.txt, ये लिखिए और इंटर की प्रेस कीजिए। और देखिए हमें यहाँ पर एक requirements.txt ये वाली फाइल मिल जाएगी, जिसके अंदर जो हमने अभी लिस्ट दिखा था वही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जो इस प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी है वो हमें यहाँ पर मिल जाता है। तो ये फाइल एक होनी ज़रूरी, बिकॉज इसी के बेस पर हम लोग सर्वर पे जब जाएंगे तो वहाँ पर ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे, तब हमारा ये प्रोजेक्ट सही तरीके से रन करेगा। अभी नेक्स्ट क्या कहता है, ये हमने कर लिया। अभी डीएक्टिवेट कर दीजिए वर्चुअल ENV को। उसके बाद ऑन लोकल विंडोज़ मशीन अब जिप बनाना अपने फोल्डर का, प्रोजेक्ट फोल्डर का, फिर उसको कमांड पर ओपन करके कॉपी करना है सर्वर में। तो चलिए ये काम करते हैं। अब इसका कोई काम नहीं है, इसको मैं डीएक्टिवेट कर देता हूँ। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं जब विंडोज़ पे काम करता हूँ यहाँ पर, तो वर्चुअल ENV बनाने के लिए मैं यूज़ करता हूँ MK वर्चुअल ENV। आप लोगों ने देखा होगा अगर आप मेरा जेंगो प्रोजेक्ट फॉलो करते हैं तो। वह जो पैकेज होता है वह सिर्फ विंडोज़ के लिए होता है। वो हम लोग जब लिनक्स सर्वर में जाएंगे तो हमें लिनक्स मिलेगा, तो हम लोग उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। उस जगह पर हमें दूसरा कोई पैकेज यूज़ करना पड़ेगा। तो वह मैं आपको दिखाऊँ कि कौन सा पैकेज मैं यूज़ करूँगा। जैसे कि अभी मैं ये यूज़ करता हूँ। अगर आप MK वर्चुअल py.rg पे सर्च करेंगे MK वर्चुअल ENV,
तो आपको ये देखिए वर्चुअल एनवी रैपर ये वाला मैं यूज़ किया करता हूँ, बट ये सिर्फ विंडोज़ के लिए, यहाँ कहीं लिखा भी होगा फॉर विंडोज़ ओनली, तो ये विंडोज़ के लिए काम करता है, बट ये लिनक्स के लिए काम नहीं करेगा। तो यहाँ वहाँ पर ENV को क्रिएट करने के लिए, यानी कि वर्चुअल ENV को क्रिएट करने के लिए हम लोग इस पैकेज का यूज़ नहीं करेंगे, उसके बजाय हम लोग यूज़ करेंगे वर्चुअल ENV का, जो कि सभी के लिए काम करता है लगभग। तो इसका यूज़ करेंगे, जब करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हमने यहाँ पर विंडोज़ में जो यूज़ किया था वो मैंने आपको बता दिया। अभी हमारा ये काम हो चुका है, इसको कर दीजिए डिलीट, और आई बिलीव इसको हमें क्लोज़ कर देना है। या फिर एक और काम कर सकते हैं आप, कि आप कैशेस को डिलीट कर दीजिए। ये जो आपका कैशे है, ये कैश है, ये डिलीट कर दीजिए, इसका कोई काम नहीं है। फिर यहाँ माइग्रेशन के अंदर में ये कैश है, इसको भी आप डिलीट कर सकते हैं। डिलीट कर दिया। ये INIT फाइल रहने देना है, ये भी फाइल आपको रहने देना है। और आपका यहाँ पर कैश है, उसको डिलीट कर दीजिए। और कोई भी कैश है नहीं तो हम लोग ये रहने देंगे। कभी कभी क्या होता है कि हमें डेटाबेस लेकर जाना नहीं होता, डेटाबेस में लोग वहाँ पर मेक माइग्रेशन और माइग्रेट करते हैं, तो उस केस में आपको माइग्रेशन का ये वाला फाइल जो इसको भी डिलीट करना पड़ेगा, और साथ में जो आपका डेटाबेस फाइल है ये वाला, ये भी डिलीट करना पड़ेगा। तो ये डिलीट करना पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं करना है, मुझे यही डेटाबेस लेके जाना है, जो डेटा है वो बना हुआ रहेगा, इसलिए मैं उसको डिलीट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बता दिया कि अगर आपको सर्वर में फ्रेश डेटा चाहिए प्रोडक्शन पे, जो कि कई लोगों को चाहिए होता है, तो उस केस में मतलब डेवलपमेंट वाला डेटा क्या करेंगे आप, तो उस केस में आपको ये वाले इनिशियल जो फाइल होती है इसको डिलीट कर देना है। माइग्रेशन में जितनी भी इनिशियल फाइल होगी सारे आपको डिलीट कर देनी है, INIT को छोड़कर। और दूसरा काम आपको करना है कि जो डेटाबेस फाइल होगा, जैसे कि हमारा SQLite का ये वाला डेटाबेस फाइल है, तो इसको आपको डिलीट कर देना। फिर आप अपने सर्वर में जब इसको लेकर जाएंगे तो वहाँ पर आपको पाइथन मैनेजर PY एक माइग्रेशंस करना है, फिर आपको माइग्रेट करना है, फिर आपको डेटाबेस टेबल वगैरह सब कुछ जनरेट हो जाएगा। तो ये काम हमने कर लिया। अभी हम लोग इसको कर देते हैं क्लोज़, बिकॉज इसको क्लोज़ करने के लिए कहा गया है, और कहा गया है कि क्लोज़ कर दिया। उसके बाद आपको ज़िप बनाना है और कॉपी करना है। तो पहले ज़िप बनाते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है। अच्छा, मैं टाइम स्टैम्प दे दूँगा, अगर आपको बड़ा लगे ये कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आप टाइम स्टैम्प में स्विच करके मतलब पहुँच के आप एग्जैक्ट देख सकते हैं जो भी आपको देखना। हम लोग इसमें राइट क्लिक करेंगे और 1zip यहाँ से ऐड टू मिनी ब्लॉक, ये ज़िप बन गया हमारा, बहुत ही छोटा सा फाइल है। उसके बाद हमें इसको कॉपी पेस्ट करना है, मतलब कॉपी करना है अपने लोकल विंडोज़ मशीन से रिमोट सर्वर पे, यानी कि यहाँ पर। तो चलिए मैं इसको करके आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। यहाँ पर इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अब की बार मैंने राज यूज़र को यूज़ किया हुआ है, आप रूट यूज़र को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आप एक नया यूज़र बनाएं अपने सर्वर पे और इसको सूडो प्रिविलेज दें, फिर उस यूज़र का आप यूज़ करें। इसलिए मैंने यहाँ पर राज यूज़र का यूज़ किया है। राज यूज़र डायरेक्टली जो वेब सर्वर का पब्लिक फोल्डर होता है, जो कि होता है /var/www, उस पर राइट नहीं कर सकता, कॉपी नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं राज के होम डायरेक्टरी पे कर रहा हूँ। फिर हम लोग उसको मूव कर लेंगे आगे वेब सर्वर के पब्लिक डायरेक्टरी पे। तो फिलहाल कॉपी करते हैं, इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आइए और इसको क्लोज़ कर देते हैं। हम लोग CMD यहीं ओपन कर दें, बिकॉज इससे हमें पाथ जाना नहीं पड़ेगा। तो मैंने CMD लिख के एंटर की प्रेस किया और ये मेरा ओपन हो गया। देखिए बहुत लोगों को ये पता नहीं होता, तो यहाँ पर आप अगर CMD लिखेंगे इस तरीके से और एंटर की प्रेस करेंगे तो ये CMD आपका ओपन हो जाएगा इसी पाथ के साथ, जैसे कि यहाँ पर हो गया। अभी यहाँ पर आप DIR करेंगे तो हमें ये DIR, तो हमें ये वाली जिप दिख जाएगी जिसे हमें लेकर जाना है। तो बस इसको ध्यान में रखिए। इसको पेस्ट करते हैं SCP-P, और हमारा जो पोर्ट है सर्वर का वह है 1034, और हमारा नाम यही है सेम। आपका जो भी नाम होगा नाम आपको लिखना है। राज हमारा यूज़र है सर्वर का, तो वो हमने लिखा है। IP हमारा ये नहीं है, तो IP हमें कॉपी करके यहाँ लिखना पड़ेगा। कौन सी IP? सर्वर की IP जो आपको मिलेगी यहाँ से, ये वाली IP। इसको कॉपी किया और वापस आते टर्मिनल में, इसको पेस्ट किया और इंटर की प्रेस कर दिया, और ये देखिए हमारा कॉपी हो रहा है। तो ये हमारा कॉपी हो चुका है। हमें पासवर्ड नहीं मांगा, बिकॉज हमने SSH की सेटअप किया हुआ है इस यूज़र के लिए इस मशीन पे, तो हमारे इसमें पासवर्ड नहीं मांगा। आपको मे भी आपको पासवर्ड मांग सकता है अगर आपने सेटअप नहीं किया होगा उस केस में। सो SCP लिखा, -P लिखा, 1034 लिखा था। यहाँ पर आपको अपने जिसको कॉपी करना है उसका नाम लिखना है zip.zip के साथ, जैसे कि अगर मुझे कॉपी करना है तो मैंने उसका नाम लिखा। फिर यहाँ पर हमारे सर्वर का यूज़र नेम, सर्वर की IP ये लिखनी होती है। और यहाँ पर बहुत लोग /var/www करके लिखते हैं, बट वो तभी हो सकता है जब आपके पास उसकी प्रिविलेजेस हो उस पर राइट की हो। इस यूज़र को हमने प्रिविलेज नहीं दिया हुआ है, तो यह वहाँ पर कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। इसलिए हमने क्या किया कि राज का जो होम डायरेक्टरी है वहाँ पर हमने इसको कॉपी कर दिया। अब सूडो यूज़र के साथ उसको इसके होम डायरेक्टरी से पब्लिक डायरेक्टरी पे मूव कर लेंगे, तो वो हमारा काम है। लॉगिन करने के बाद सर्वर पे, तो वो हम लोग देख लेंगे। अगर रूट यूज़र होता तब डायरेक्टली कर सकते थे हम। ये क्या पेस्ट कर दिया मैंने, ये मेरे से गलती से पेस्ट हो गया, राइट क्लिक हो गया, कोई नहीं। अगर रूट यूज़र होता, यहाँ पर अगर रूट यूज़र होता तो आप डायरेक्टली उसको पेस्ट कर सकते थे अपने
वेब सर्वर के पब्लिक फोल्डर में, बट रूट यूज़र यूज़ करना है नहीं, प्लस मैंने उसको डिसेबल भी करके रखा हुआ है, तो हम लोग यही यूज़ करके इस तरीके से कर लेंगे। ये आपको आइडिया होगा अगर आपने मेरा प्लेलिस्ट फॉलो किया होगा। मैं आपको प्लेलिस्ट एक बार दिखा देता हूँ, मैंने आपको दिखाया नहीं। देखिए ये प्लेलिस्ट जरूर फॉलो कीजिए, बिकॉज यहाँ पर मैंने वो छोटी छोटी बातें जो आपको समझ में नहीं आ रही वो सारी बातें मैंने यहाँ पर बताई हुई है कि कैसे एसएसएच की सेटअप करते हैं, कैसे किसी यूज़र को सूडो प्रिविलेज देते हैं, कैसे सारी चीज़ें, हर एक टॉपिक मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था। आप इसको जरूर से फॉलो कीजिए अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं उस केस में। तो हमारा कॉपी हो चुका है। कॉपी होने के बाद ये क्या कहता है, ये कॉपी कर लेना है, वही कॉपी हो गया। उसके बाद कॉपी कर लिया हमने, कॉपी हो गया, हमने कॉपी कर लिया। उसके बाद कॉपी सक्सेसफुली। अब हमें सर्वर पे लॉगिन करना है, फिर हमें चेक करना है कि ये सारे सॉफ्टवेयर जो रिक्वायर्ड हैं किसी जेंगो प्रोजेक्ट को होस्ट करने के लिए वह सारे हैं या नहीं, ये हम लोग वेरीफाई करेंगे। फिर हम लोग अगर नहीं होगा तो उसको इंस्टॉल करेंगे। फिर हमें ये वर्चुअल एनवी भी इंस्टॉल करना है। वर्चुअल एनवी क्रिएट करने के लिए फिर देखेंगे कि अपाचे सर्वर मेरा रनिंग स्टेटस में है या नहीं। फिर हम लोग फायरवॉल चेक कर लेंगे। फिर हम लोग चेक करेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट जो हमने कॉपी करके अभी पेस्ट किया सर्वर पे वो है या नहीं। अगर होगा तो उसको अनजिप कर लेंगे, फिर उसको मूव कर देंगे वायर www पे, यानी कि वेब सर्वर की पब्लिक डायरेक्टरी पे, जो भी आपकी अपनी होगी वहाँ पर आप कर लीजिएगा। मेरे इस होस्टिंगर में जो वेब सर्वर है, अपाचे वेब सर्वर जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसका जो पब्लिक डायरेक्टरी है वह है वायर www, तो वहाँ पर हमें करना है। ठीक है, तो इतने सारे स्टेप हमें फॉलो करना है। पहले लॉगिन करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो ये वाला CMD मैं क्लोज़ कर देता हूँ। हम लोग नया CMD ओपन करते हैं और यहाँ पर हम लोग लॉगिन कर रहे हैं SSH-P 1034 हमारा पोर्ट, फिर आज यूज़र और ये वाली हमारी IP। यहाँ पर कॉलर नहीं लिखा, ध्यान रहे। इसको इंटर की प्रेस कर दें और ये लॉगिन हो जाएगा हमारे सर्वर पे। अब हम लोग जो भी काम करेंगे वो करेंगे Ubuntu 22.0 LTS वर्जन पे, विंडोज़ पे नहीं। सो क्लियर कर दें। क्लियर करने के बाद ये क्या कहता है, ये कहता है कि लॉगिन तो आप हो चुके हैं, अब एक एक करके आप वेरीफाई कर लीजिए, जैसे कि अपाचे है या नहीं। तो देखते हैं अपाचे है या नहीं हमारे इस Ubuntu पे। ये इंटर की प्रेस किया और अपाचे हमें दिख रहा है 2.4.52, ये हमारा वर्जन है, तो बहुत अच्छी बात है। पाइथन है या नहीं वो भी देख लेते हैं। तो पाइथन यहाँ पर पेस्ट करते हैं और देखते हैं पाइथन वर्जन आपको 3.10.6 दिख रहा है, ये भी है। उसके बाद आपको देखना है अपाचे जो हमारा मॉड्यूल है, मोड, ये जो मैं आपको भी दिखाऊंगा यहाँ पर देखिए, ये मोड WSGI ये है या नहीं, ये हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें अपाचे ये -M कैपिटल में लिखना होता है। लिखना क्या है, अपाचे 2CTL-M स्पेस देकर लिखना है। देखिए प्रेस करेंगे, यहाँ पर देखिए कहीं पर आपको मोड विजगी नहीं दिखेगा, मतलब ये नहीं है, ये हमें करना पड़ेगा। ठीक है, इसको कर लेंगे, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। फिर PIP का वर्जन चेक करते हैं, पिप का, बिकॉज हमें इंस्टॉल करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इसको क्लियर कर दूँ क्या, क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर पेस्ट करते हैं। देखिए PIP भी हमारा नहीं है, ये भी हमें इंस्टॉल करना है। और फिर हमें SQLite हमें पाइथन के साथ मिल जाता, तो हमारा पाइथन अगर इंस्टॉल है तो हमें SQLite भी मिल गया होगा। इसको चेक करने के लिए आप इसको कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पर पेस्ट कीजिए, फिर इंटर की प्रेस कीजिए। आपको यहाँ पर SQLite का जो भी वर्जन है वो आपको दिख जाएगा। तो हमारे पास क्या क्या नहीं है, हमारे पास मोड विजगी नहीं है, मोड विजगी नहीं है जो हमने यहाँ से चेक किया, और PIP नहीं है। ये दो चीज़ें इंस्टॉल करनी है। तो कैसे इंस्टॉल करना है, अगर आप अपाचे नहीं है तो ये रन कीजिएगा, पाइथन नहीं है तो ये रन कीजिएगा, मोड विजगी नहीं है तो ये रन करना, ये हमें रन करना पड़ेगा। इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करते हैं और सूडो हमने लगाया हुआ है, याद रहे सूडो लगा के मैं कर रहा हूँ, बिकॉज मैं रूट यूज़र नहीं हूँ इसी वजह से। और ये करने से पहले आप अपडेट और अपग्रेड कर लीजिए तो बेहतर रहेगा। तो सूडो apt अपडेट ये लिखना है, इंटर की प्रेस कीजिए। ये पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड देना है सर्वर का, इंटर की प्रेस कीजिए और इंटरनेट कनेक्ट रहेगा तो ये सारा काम हमें करके दे देगा, मतलब अपडेट करके दे देगा। फिर हमें अपग्रेड करना पड़ेगा। तो एक बार अपडेट हो गया, फिर अपग्रेड कर लेते हैं। अपग्रेड लिख के मैंने इंटर प्रेस किया और ये हमारा अपग्रेड वाई पूछ रहा है, वाई लिखते हैं और ये अपग्रेड कर रहा है। अपग्रेड जब तक करा तो हम इसको वापस से कॉपी कर लेते हैं, ये वाला अब हमें रन करना है। ये कमांड प्रॉम्प्ट में वापस से देखिए ये हो गया। हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ पर पेस्ट करते हैं sudo apt install lib apache 2-mod-whisky-py3 और यहाँ पर इंटर की प्रेस करना है और ये हमारा इंस्टॉल होगा। और ये देखिए इंस्टॉल हो रहा है और थोड़ा सा टाइम ले लेगा। ये देखिए हमारा इंस्टॉल हो गया, साथ में इसने इनेबल भी कर दिया ये मॉड्यूल को। आप इस मॉड्यूल को चेक कर सकते हैं कि आपका इंस्टॉल हुआ है नहीं। इसको चेक करने के लिए आप वापस से ये आपको रन करना पड़ेगा, apache CTL-M। इसे कॉपी कीजिए और यहाँ पर आप पेस्ट कीजिए, देन इंटर की प्रेस कीजिए। आपको दिखाई देगा यहाँ पर विजकी मॉड्यूल, तो हमारा ये इंस्टॉल हो चुका है। क्लियर करते हैं। अभी हमें PIP चाहिए होगा तो PIP इंस्टॉल कर दें। तो PIP इंस्टॉल करने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा sudo apt install python 3 PIP, ये कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट करना है और इंटर की प्रेस करते हैं। तो sudo apt install, ये वाई पूछ रहा है तो वाई लिख के इंटर की प्रेस करते हैं और ये हमारा इंस्टॉल हो जाएगा थोड़ी ही देर में।
चलिए इंस्टॉल हो गया। आप इसका वर्जन चेक करना चाहें कर सकते हैं, ये PIP वर्जन आप ये लिख के ये आपका इंस्टॉल हुआ है नहीं, ये भी आपका वेरीफाई हो जाएगा। कॉपी किया, पेस्ट किया, PIP डैश वर्जन आपको यहाँ पर दिख जाएगा। PIP का 22.0.2 ये वाला वर्जन हमारा है। सो क्लियर करते हैं। सारे सॉफ्टवेयर मेरे इंस्टॉल हैं, जो भी रिक्वायर्ड है, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ था मैंने, ये सारे सॉफ्टवेयर हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं। यहाँ से हमने इंस्टॉल कर लिया। अब इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, कुछ चीज़ें आप समझ लीजिए। जो हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हो उसका क्या क्या काम होता है वो समझ लीजिए। देखिए अपाचे एक वेब सर्वर है। वेब सर्वर क्या करता है, हमारे सर्वर और क्लाइंट मशीन के बीच इंटरफेस का काम करता है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद पाइथन ज़रूरी है, बिकॉज हमारा जो जेंगो है वो पाइथन पे चलता है, तो पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। फिर ये मोड विजगी मॉड्यूल, ये मॉड्यूल क्या करेगा, ये मॉड्यूल आपके वेब सर्वर और जेंगो का जो प्रोजेक्ट है उसके बीच इंटरफेस का काम करेगा। विजगी मतलब क्या होता है कि वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस। तो ये हमारे वेब सर्वर और हमारा जो जेंगो एप्लीकेशन है उसके बीच का मीडिएटर का काम करेगा। एक तरीके से ये समझ लीजिए इंटरफेस का काम करेगा। और ये जो मोड विजगी होता है, ये मॉड्यूल, ये हमारा जो विजगी फाइल होता है जेंगो प्रोजेक्ट का, उससे कम्युनिकेशन करके और सर्वर को, वेब सर्वर को बताता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सबको समझ में आ गया कि अपाचे क्या करना है, क्या कर रहा है, जेम पाइथन क्या कर रहा है, और मोड विजगी जो मॉड्यूल, ये हमारा मॉड्यूल है, ये क्या कर रहा है। और ये जो पाइथन pip3 है, ये तो पिप है, ये इंस्टॉल करने के लिए जो पैकेजेस हैं उसके लिए हमारा यूज़ होगा। सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। अभी हम लोग इंस्टॉल करते हैं वर्चुअल एनवी। तो ये अगर PIP लिस्ट करेंगे हम लोग, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको, PIP लिस्ट करते हैं, इंटर की प्रेस करते हैं, यहाँ पर आपको दिखेगा PIP में इंस्टॉल सेटअप टूल UFW और विल, ये इंस्टॉल है। हमें वर्चुअल एनवी इंस्टॉल करना है, जो कि इंस्टॉल नहीं है। उसके लिए हम लोग ये सूडो के साथ करेंगे। ध्यान रहे कि बहुत लोग सूडो के साथ नहीं करते हैं, फिर उनको प्रॉब्लम होती है। ये आपको सूडो के साथ करना है। इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कीजिए, सूडो PIP इंस्टॉल वर्चुअल एनवी। हम लोग ये वाला इंस्टॉल कर रहे हैं। इनको पैकेज दिखा दो यहाँ से। देखिए ये वर्चुअल एनवी, ये जो पैकेज है ये आपको PYPI से जाके सर्च भी कर सकते हैं, PIP इंस्टॉल वर्चुअल एनवी ये वाला। ओके, सो अभी हम लोग वापस से आते हैं यहाँ पर और इंटर की प्रेस करते हैं। ये हमें वर्चुअल एनवी क्रिएट करने में हेल्प करेगा, और ज़्यादा कुछ खास इसका काम है नहीं। ये हो गया। अभी हम लोग वापस से इंस्ट्रक्शन में आते हैं। उसके बाद कहता है कि आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका अपाचे रनिंग स्टेट में है नहीं। इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पर पेस्ट कीजिए, इंटर की प्रेस कीजिए, और आप देखेंगे कि एक्टिव और रनिंग स्टेट में हमारा अपाचे वेब सर्वर है। उसके बाद आप चेक कर लीजिए कि आपका फायरवॉल कहीं ब्लॉक तो नहीं कर रहा आपके पोर्ट्स को। उसके लिए हम लोग इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट किया और इंटर की प्रेस करते हैं। क्या पेस्ट किया हमने, सूडो UFW स्टेटस वर्बोस। हमें यहाँ पर देखना है कि 80 और 443 TCP ये हमारा अपाचे फुल ये अलाव है या नहीं। तो ये अलाव है, तो फिर हमारा वेब सर्वर जो 80 पोर्ट पे चलता है, मतलब हमारा जो HTTP 80 पे और HTTPS जो हो 443 पे चलता है, तो हमारा पोर्ट रिक्वेस्ट ले सकता है, दे सकता है। ये हमने चेक कर लिया। सो क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर और ये कहता है कि अब आप जो कॉपी किया था वो वेरीफाई कीजिए। जो हमारा प्रोजेक्ट था, जो हमने लोकल मशीन से, विंडोज़ मशीन से, लोकल विंडोज़ मशीन से लिनक्स रिमोट सर्वर पे जो हमने पेस्ट किया था miniblock.zip करके, वो हमें चेक करना। तो हम लोग होम पर ही अभी, तो LS करेंगे तो हमें दिख जाएगा miniblock.zip, ये वाला हमारा प्रोजेक्ट जो हमने कॉपी करके पेस्ट किया था सर्वर पे है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको इसको करना है अनजिप। तो अनजिप करने के लिए ये कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कीजिए और आप इसको अनजिप कर पाएंगे। देखिए अनजिप हो गया, ये हमारा छोटा सा फाइल था, अनजिप हो गया। इसको LS करके आप देख सकते हैं कि आपको एक मिनी ब्लॉक फोल्डर दिख जाएगा अनजिप होने के बाद, और आपका जो जिप है वो आप ही भी पड़ा हुआ। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें इसे मूव करना है। तो सूडो MV मिनी ब्लॉक जो हमारा फोल्डर है इसको हमें YWW के अंदर लेके जाना है। तो इसको कॉपी करते हैं, कॉपी किया इसको और सिंपली इसको पेस्ट कर देंगे हम लोग। यहाँ पर पेस्ट करते हैं सूडो MV मिनी ब्लॉक और इसके अंदर में चला जाएगा। इसको कॉपी की, मूव किया, LS करके देखेंगे यहाँ पर आपको अब फोल्डर नहीं दिखेगा, वह जा चुका है इस पाथ पे। आप में से बहुत लोग मुझे कहेंगे कि भाई आप इसको यहाँ से देख देख के क्यों कर रहे हो। तो ये मैंने लिख के रख दिया आप लोगों के लिए कि अगर आप कहीं ऑफिस में हैं या फिर अगर आप 1 साल बाद भी अगर जेंगो प्रोजेक्ट अगर डिप्लॉय करें तो आप इस इंस्ट्रक्शन को देख के ईजिली कर सकते हैं। ये याद रहने वाली चीज़ है नहीं, कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा अनलेस आप सिर्फ जेंगो में ही काम करते हो डिप्लॉयमेंट का। इसलिए मैंने इसको लिख कर रख दिया ताकि आप यहाँ से आकर कभी भी कर सकें। हमें जाना है CD वार अपना जो फोल्डर है वहाँ पर। तो चलिए देखते हैं कि वेरीफाई करते हैं कि हमारा मूव हुआ या नहीं। उसके लिए हम लिखेंगे CD वार www और यहाँ पर LS करेंगे तो आपको यहाँ पर दिया जाएगा मिनी ब्लॉग, हमारा फोल्डर आ चुका है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको अपने फोल्डर के अंदर जाना है। उसका तो एक वर्चुअल एनवी क्रिएट करना है। चलिए पहले इतना करते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने फोल्डर के अंदर, CD मिनी ब्लॉग इसके अंदर है, हमें इसको क्लियर कर लेते हैं। और इस फोल्डर के अंदर में हमें एक वर्चुअल एनवी क्रिएट करना है। वर्चुअल एनवी क्रिएट करने के लिए यहाँ पर जो लिखा गया है
कि लिखना है वर्चुअल ENV और ENV का नाम। मैंने ENV का नाम MB लिखा, याद रहे ये वाला नाम, बिकॉज हमें ये मेंशन करना पड़ेगा जब हम लोग वर्चुअल होस्ट फाइल क्रिएट करेंगे तब। तो मैंने लिखा वर्चुअल ENV और MB की जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, कोई भी नाम। इंटर की प्रेस किया और ये हमारा क्रिएट हो गया। अब इसको एक्टिवेट करना कैसे? एक्टिवेट करने के लिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है एक्टिवेट वर्चुअल ENV। आपको सोर्स लिखना है, फिर वर्चुअल ENV का नाम, फिर बिन फोल्डर के अंदर में एक्टिवेट नाम का एक फाइल है, इसको रन करेंगे तो आपका ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो सिंपली सोर्स लिखना है, वर्चुअल ENV का नाम, मेरे केस में MB है तो MB लिखा, बिन फोल्डर, उसके अंदर में एक्टिवेट नाम का एक फाइल है, इसमें लिख के इंटर की प्रेस करना है और यहाँ पर एक्टिवेट हो गया। तो आपको यहाँ पर इस तरीके से ब्रैकेट में दिखाई देगा आपका ENV का नाम। इसको क्लियर कर देता हूँ, ये थोड़ा सा ऊपर आ जाए मेरा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप इसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आपको इसमें काम खत्म हो जाए तो आप इसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से डीएक्टिवेट, ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। फिर एक्टिवेट करना हो तो फिर से आपको सोर्स MB जो भी ENV का नाम, बिन और एक्टिवेट इस तरीके से करना है। तो ये डीएक्टिवेट एक्टिवेट करने का, क्रिएट, एक्टिवेट और डीएक्टिवेट, 3 चीज़ हमको कम से कम पता होनी चाहिए वर्चुअल ENV का। अब हमें जो भी डिपेंडेंसीज है वो हमें इंस्टॉल करनी है, तो इसके लिए हम लोग ये यूज़ करेंगे। तो ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पर देखिए हमने मिनी ब्लॉक, ये हमारा फोल्डर है और इस फोल्डर के अंदर जो भी पैकेजेस है वो हम लोग इस ENV के अंदर इंस्टॉल करेंगे। इससे क्या होगा कि कल को अगर कोई और जेंगो का प्रोजेक्ट हम लोग इसी VPS में होस्ट करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, सबका अलग अलग वर्चुअल इन्वायरमेंट रहेगा सारे जेंगो एप्लीकेशन का, तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा। इसीलिए हमेशा क्या करना होता है, कोई भी प्रोजेक्ट हो उसका एक ENV पहले क्रिएट कीजिए, उसके बाद उसके पैकेजेस को इंस्टॉल कीजिए। सबका, सभी प्रोजेक्ट का अपना अपना अलग अलग वर्चुअल इन्वायरमेंट रहेगा। समझिए कि सबका प्रोजेक्ट का अपना अपना एक घर रहेगा और उस घर में अपना अपना सामान जो भी उसका रखना हुआ रखेगा, तो दोनों का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा कि मेरा सामान ये है, उसका सामान ये है, इस तरीके से। इसको इसमें क्या है, अभी देखिए मैं इसको LS करके आपको दिखाऊँ तो सारे प्रोजेक्ट की फोल्डर के अंदर जो चीज़ें होती है वो है, जैसे ब्लॉग हमारा एक ऐप है, manage.py है, MB हमारा अभी जो वर्चुअल ENV क्रिएट किया हुआ उसका फोल्डर है, फिर हमारा MBDB जो मिनी ब्लॉग डेटाबेस हमारा फाइल इसके अंदर होगा, फिर ये मीडिया फाइल के लिए, फिर मिनी ब्लॉग हमारा इनर प्रोजेक्ट फोल्डर है और ये रिक्वायरमेंट्स और टेक्स्ट। तो इसी के अंदर हमारा सारा पैकेज का लिस्ट था, अगर आपको याद होगा तो। अभी अगर आप देखेंगे PIP लिस्ट करके तो आपको सिर्फ ये सारी चीज़ें देखेंगी और कुछ नहीं। आप अगर इस PIP फ्रीज करते हैं, PIP फ्रीज, तो यहाँ पर आपको एक भी नहीं दिखेगा, यानी कि इस ENV के अंदर में कोई भी पैकेज इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, तो इंस्टॉल करना है इसका यूज़ करके, कैसे करते हैं वही मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। इसको कर देते हैं क्लियर, इसको पेस्ट करना है, PIP इंस्टॉल -R लिखना है, फिर जो आपका फाइल था वह फाइल नेम लिखना है, requirements.txt में रहा था वह लिख कर इंटर की प्रेस करते हैं और ये सारे पैकेजेस को एक एक करके इंस्टॉल करना शुरू कर देगा हमारे इस ENV में। देखिए इंस्टॉल हो गया। अभी आप अगर PIP फ्रीज करेंगे इसमें तो आपको दिखाई देगा कि क्या क्या इस ENV में इंस्टॉल हुआ है। आपका Django 4.1.4 पिलो इंस्टॉल हुआ है, SQL पार्स इंस्टॉल हुआ है, ये और ये इंस्टॉल हुआ है। ये सारी चीज़ इंस्टॉल हुई जो हमें चाहिए थी इस प्रोजेक्ट के लिए, वह सारी चीज़ इंस्टॉल हो चुकी हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। अभी हम लोग इसको करते हैं क्लियर, बिकॉज इसमें कुछ खास और है नहीं। तो इस प्रोजेक्ट के लिए ये ENV है और इस ENV के अंदर वह सारे पैकेजेस हैं जो इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए रिक्वायर्ड है। अब नेक्स्ट काम हमारा है कि वर्चुअल होस्ट क्रिएट किया जाए। अभी अगर आप डोमेन को हिट करते हैं, जैसे ये डोमेन में हिट करते हैं, इसमें डिफ़ॉल्ट पेज दिखता है अपाचे का, जो कि आपको डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल के वजह से दिखाई देता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना खुद का क्रिएट करेंगे ये वर्चुअल होस्ट फाइल। पहले हमें जाना पड़ेगा इस ETC अपाचे साइट्स अवेलेबल पे, तो यहाँ पर कॉपी करता हूँ मैं। अब डायरेक्टली फाइल क्रिएट कर सकते हैं बट मैं आपको वहाँ जाकर दिखा रहा हूँ। तो हम लोग इस प्रोजेक्ट फोल्डर से बाहर आ रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। हम लोग इसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं, अभी के लिए डीएक्टिवेट कर दिया और फिर हम लोग उसको पेस्ट करते हैं CD करके। इसके अंदर जाना CD ETC अपाचे 2 साइट्स अवेलेबल के अंदर हमें जाना है। हम लोग इसके अंदर मांगे LS करके देखेंगे तो हम यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िग है वह दिख रहा है, एक SSL का और एक HTTP के लिए दिख रहा है। और इसी डिफ़ॉल्ट फाइल्स की वजह से हमें ये पेज देखने को मिलता है। ये डिफ़ॉल्ट पेज है इस डोमेन के, बिकॉज ये डोमेन अभी इस IP पे पॉइंट है और इस IP पे ये पेज ओपन होने का ऐसा कोड लिखा गया है, ये पेज होने का इसके अंदर कोड लिखा गया है। ओके, सो ये हमारा काम। अभी हमें ये जो डिफ़ॉल्ट कर रहा है पॉइंट, हमारा जो डोमेन है वह इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो कोड इसकी वजह से जो पेज हमें दिखाई दे रहा है उस पेज को हटा देना है। हटाना मीन्स उसको इस तरीके से यहाँ पर कोड लिखना है कि वो हट जाए और हमारा जो प्रोजेक्ट फोल्डर है मिनी ब्लॉक उसको ये पॉइंट करने लगेगा कि उस प्रोजेक्ट को सर्व करने लगेगा। तो उसके लिए हमें एक वर्चुअल होस्ट फाइल अपने इस डोमेन के लिए क्रिएट करनी पड़ेगी। तो क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा गया है नैनो करके और एक फाइल क्रिएट करनी है .conf के साथ।
तो यहाँ लिखिए sudo nano, इसी के अंदर करना है, साइट्स अवेलेबल के अंदर में, ठीक है। और इसका नाम रखेंगे अब जो भी आपका डोमेन नेम होगा वह, सो इसे sonamkumari.com है तो .com, अगर .in होता तो .in लिखते, मेरा .com है, और .conf यहाँ पर लिखना है। ये लिखा, फिर इंटर की प्रेस करते हैं और ये नैनो एडिटर हमारा ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमें सिंपली ये जो पूरा कोड है, ये कोड आपको कॉपी कर लेना है यहाँ से यहाँ तक का, और इसको पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट कर दिया। अभी हमें ऊपर से चीज़ें एडिट करती हुई आनी पड़ेगी। यहाँ पर ये 80 पोर्ट पे हमारा चलता है HTTP का, तो हमारा इस पे वेब सर्वर, तो हमारा ये ठीक है, पोर्ट ठीक है। अभी हम लोग इसमें से सर्वर नेम अपना जो डोमेन नेम होता है वह लिखेंगे, इसे sonamkumari.com है तो .com, .in होता तो .in लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक ईमेल जो कि पब्लिकली दिखाई देगा, कोई भी सर्वर में एरर होगा तो वो आपको वेब पेज में, यानी कि गूगल क्रोम या फिर जो भी आपका वेब ब्राउज़र तो उस पर दिखाई दे, तो कोई एक ऐसा ईमेल लिखना जो कि पब्लिकली सबको दिखे और जिस पे आप एक्टिव हो, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो उस पर आपको कॉन्टेक्ट कर सके और आपको बता सके कि आपकी साइट पे ये प्रॉब्लम है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर sonamkumari.com, ये वाली मेरी ईमेल, और यहाँ पर आपको लिखना है डॉक्यूमेंट रूट पे डॉक्यूमेंट रूट पे, ये देख रहे हैं डॉक्यूमेंट रूट, ये var www, और हमारा जो प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम है वह, तो हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर का क्या नाम है, मिनी ब्लॉग लिख दिया। उसके बाद एरर लॉग्स के लिए ये लिख दिया हुआ है और एक्सेस लॉग के लिए ये लिख दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर एक अलियास आपको लिखना है स्टैटिक, यानी कि आपको जहाँ भी ये मिले आपको ये वाला देखना है। तो हम लोग स्टैटिक जो हमारा पाथ होता है वो हमारा किस तरीके से है कि फोल्डर के अंदर में, देखिए जब हम लोग कलेक्ट स्टैटिक करेंगे तो वो हमारा जो मिनी ब्लॉग जब हम लोग कलेक्ट स्टैटिक करेंगे स्टैटिक फाइल को सर्व करने के लिए, तो हमारा जो मिनी ब्लॉग इसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट होगा स्टैटिक फोल्डर, और उसमें हमारा सारा CSS का, जावास्क्रिप्ट का, इमेजेस सारे फाइल चलाएंगे। तो उसी को हमने यहाँ पर पॉइंट किया हुआ है, और यहाँ पर हम लोग इसको बता देंगे कि रिक्वायर्ड ऑल ग्रांटेड, इसमें हटाना है और यहाँ पर मिनी ब्लॉग लिखना है, जो कि प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम है वह। तो ये हो गया। अब इसी तरीके से मीडिया फाइल्स के लिए करना है, तो मीडिया एलियास लिखना है, /media स्पेस देना है, और आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट फोल्डर को हटाना है, और मिनी ब्लॉग, ये तो अभी आपको दिख रहा है कि मिनी ब्लॉग के अंदर ही मीडिया हमारा फोल्डर है। उसके बाद इसकी डायरेक्टरी के लिए यहाँ पर ये चेंज कर देना है, प्रोजेक्ट फोल्डर का जो भी नाम है वो लिख दीजिए, मिनी ब्लॉग लिख दिया। उसके बाद हमें जो विजगी का फाइल है वह भी बताना है, तो हम लोग यहाँ पर आएंगे और पहले प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम लिखेंगे जो भी है, मेरे केस में मिनी ब्लॉग है तो मिनी ब्लॉग लिख दिया, और फिर इनर प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम लिखना है जो कि अभी भी मिनी ब्लॉग ही है, तो ये मैंने लिख दिया। फिर विजगी फाइल के इसमें फाइल लिख दिया कि विजगी .py फाइल को ये देखेगा, ये लिख देना है। तो अगर मैं ऊपर से आपको एक बार पूरा एडिट कर लेते हैं पहले, उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए विजगी डेमन प्रोसेस, उसके बाद आपको कोई भी एक नाम लिखना है, कोई भी नाम लिख दीजिए आप, जैसे मैं लिखा हूँ मैं मिनी ब्लॉग, लिख दिया, प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम ही लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट कोई भी आप नाम लिख सकते हैं। उसके बाद ये पाइथन होम, और यहाँ पर www के बाद अपने प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम लिखना है, तो लिखते हैं मिनी ब्लॉग। उसके बाद माई प्रोजेक्ट env, यानी कि env जो आपने क्रिएट किया होगा उसका नाम लिखना है, तो हमारे केस में env का नाम था mb, तो mb लिख देना है, जो मैंने वर्चुअल env क्रिएट किया था वह। उसके बाद पाइथन पाथ, और आगे आते हैं, और ये मुझे मुंडी हटाना पड़ेगा, इसको हटाया मैंने, और वापस से यहाँ पर आते हैं। देखिए ये var www के बाद प्रोजेक्ट फोल्डर नेम लिखने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोजेक्ट फोल्डर नेम, तो यहाँ पर आपको लिखना है मिनी ब्लॉग, ये लिखिए, होम प्रेस कीजिए, ये फिर ऊपर से यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद विजगी प्रोसेस ग्रुप में भी आपको नाम लिखना है, एक जो आपने ऊपर यहाँ पर नाम लिखा था विजगी डेमन प्रोसेस में नाम, वही नाम आपको यहाँ पर लिखना है, मेरे केस में ये मिनी ब्लॉग हो जाएगा। उसके बाद विजगी स्क्रिप्ट एलियास में आपको पहले एक रूट स्लैश दे देना है, फिर आपको /var/ और यहाँ पर प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम तो है मिनी ब्लॉग, उसका इनर प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम जो कि है मिनी ब्लॉग अभी भी, तो ये लिख दिया, और ये विजगी फाइल को पॉइंट कर रहा है। बस इतना लिखना है, वर्चुअल होस्ट का हमारा काम खत्म हो जाता है, और इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। इसको Ctrl+X कीजिए, Ctrl+X करता हूँ, और Y प्रेस करते हैं और इंटर प्रेस करते हैं, ये हमारा सेव हो गया। अगर एक बार और इसको ओपन करते हैं जिसमें मैं आपको समझा सकूँ, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि क्या कोड यहाँ लिखा क्या हमने। तो अब मैंने यहाँ पर लिखा है कि कोई भी हमारा डोमेन रहे वह 80 पोर्ट पे हमारा आ रहा है, तो उस पर ये हमारा जो कॉन्फ़िगर फाइल है ये हमारा कॉन्फ़िगर उसको हैंडल करे। तो वेब सर्वर हमारा 80 पोर्ट पे चलता है, तो वही हमने यहाँ पर लिखा है कि 80 पोर्ट पर। सर्वर नेम क्या होगा, सर्वर नेम वही होता है जो आपका डोमेन नेम होता है, www के साथ लिखना है, www के बिना नहीं लिखना है। जब आप होस्टिंगर का VPS यूज़ कर रहे होते हैं तब की मैं बात कर रहा हूँ। अगर .com है तो .com लिखना है, .in है तो .in लिखना है। सर्वर एडमिन कोई एक ईमेल लिखना है, जो ईमेल अगर आपके सर्वर में कोई प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पर 503 एरर के साथ
उस ये ईमेल पब्लिक हो जाएगा आपको। तो याद रखना है कि ऐसा ईमेल लिखना जब को पब्लिकली दिखे तो कोई आपको फ़र्क ना पड़े। फिर एरर लॉग्स, अगर कोई एरर आता है सर्वर एरर तो वो एरर लॉग पे error.log पे जाएगा। फिर एक्सेस कोई अगर एक्सेस एरर आता है तो वो आपको एक्सेस लॉग पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद स्टैटिक फाइल के लिए हम लोगों ने ये एलियास लिखा हुआ है कि हमारा जो var www मिनी ब्लॉग स्टैटिक ये फोल्डर अभी हमारा है नहीं। हमने जो स्ट्रक्चर फॉलो किया है वो फॉलो किया है कि हमारे ऐप के अंदर में हमारा स्टैटिक फाइल है और बाकी सारी फाइल CSS वगैरह है, तो उसको हमने फॉलो किया। तो यहाँ पर हम लोग बता रहे हैं कि जब वो कलेक्ट किया जाएगा, सारे स्टैटिक फाइल को एक जगह रखा जाएगा, तब हमारा जो पाथ बनेगा var www मिनी ब्लॉग स्टैटिक। तो जब आप स्टैटिक देख रहे हो तो मतलब आपको इस चीज़ को देखना है। ये हमने एलियास बना दिया। उसके बाद डायरेक्टरी, मतलब ये ग्रांट कर रहे हैं हम लोग, परमिशन दे रहे हैं कि डायरेक्टरी, ये वाली जो डायरेक्टरी है स्टैटिक, ये रिक्वायर ऑल ग्रांटेड। फिर उसी तरीके से मीडिया फाइल के लिए भी सेम वही करना है और इसको भी ऑल ग्रांटेड कर देना है। अगर नीचे आएँ तो फिर हम लोग विजगी फाइल के लिए भी कर दे रहे हैं कि इसके अंदर में आपको विजगी फाइल मिलेगी और ये ऑल ग्रांटेड है। इसके बाद यहाँ पर डीमन प्रोसेस आपको लिखना पड़ता है कुछ इस तरीके से कि आपका पाइथन होम पाथ क्या बनेगा, ये हमारा वर्चुअल एनवी बनेगा, फिर पाइथन पाथ क्या बनेगा, वो हमारा जो प्रोजेक्ट फोल्डर है वह बनेगा, फिर विजगी प्रोसेस ग्रुप आप लिखते हैं, जो नाम आप यहाँ लिखते हैं वही नाम आपको यहाँ लिखना होता है। और याद रहे कि ये नाम प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम ऐसा ज़रूरी नहीं होता। उसके बाद विजगी स्क्रिप्ट एलियास आप लिखते हैं कि इस चीज़ पे आपको ये वाला स्क्रिप्ट देखना है। सो बस यही है और कुछ इसमें है नहीं। मैंने इसको सेव करके तो रखा था, इसको Ctrl+X करके वापस से क्लोज कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखते हैं। ये हमने काम कर लिया। अभी चेक कीजिए कि जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपने लिखा हुआ सही है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग इसको रन करेंगे बिकॉज कभी कभी एरर आ जाता है। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं कमांड में, यहाँ पर पेस्ट किया sudo apache 2ctl और config टेस्ट ये लिखना है। इंटर की प्रेस कीजिए। सिंटेक्स ओके मिल रहा है, यानी कि सारे सिंटेक्स हमने सही लिखे हुए। कोई मिस्टेक हमारे इस फाइल पे अगर कोई आपने गलती हो तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि क्या आपने गलत किया हुआ है, फिर आपको इसको ठीक करना पड़ेगा। अभी इस वर्चुअल एनवी को इनेबल करना है। इसको कॉपी किया और वर्चुअल एनवी फाइल का जो भी नाम था वो लिखना है। तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ sudo a2 इन इनेबल साइट और कौन सा sonamkumari.com.conf। इसको इंटर की प्रेस कीजिए और ये हमारा इनेबल हो जाएगा। इनेबल होने के बाद हमें इसे रन करना है, तो हम इसको कॉपी करते हैं sudo service apache 2 रीस्टार्ट और इसको पेस्ट करते हैं sudo service apache 2 रीस्टार्ट। इंटर की प्रेस किया और ये हमारा रीस्टार्ट हो जाना चाहिए, या फिर कोई एरर देगा तो वो भी हमें देखना पड़ेगा। देखते हैं, देखिए रीस्टार्ट हो गया सक्सेसफुली, कोई एरर नहीं मिला। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट में ये कहता है कि आपको सेटिंग्स पे फाइल को ओपन करना है। उससे पहले मैं इसको एक बार हिट करना चाहूँगा, तो यहाँ पर हम लोग अभी हिट करें अपाचे को रीस्टार्ट करने के बाद, तो हमें यहाँ पर एरर दिखता है, यानी कि जेंगो का कुछ एरर हमें दिखने लगा। यहाँ पर कहता है कि डिसअलाउड होस्ट, इनवैलिड होस्ट, HTTP होस्ट हेडर, ये आपको लिखना पड़ेगा अलाउड होस्ट में, जो कि सेटिंग्स फाइल के अंदर में होता है। तो ये हमें करना है, इसीलिए हमें सेटिंग्स फाइल ओपन करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आइए, ये मैं हटा देता हूँ, ये इसका कोई काम नहीं है। बिगरॉक जो डोमेन वाला था इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर कहता है कि ओपन जेंगो प्रोजेक्ट सेटिंग्स फाइल, तो हमें पहले जेंगो प्रोजेक्ट में जाना पड़ेगा। तो हम लोग इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हमें और पेस्ट किया इसको CD var www मिनी ब्लॉग और इनर प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जा रहे हैं बिकॉज उसी के अंदर में हमारा सेटिंग्स फाइल है। तो यहाँ पर हमने इंटर की प्रेस किया और इसको अगर मैं LS करके दिखाऊँ, देखिए सेटिंग्स फाइल ये वाली फाइल है, इसको हमें ओपन करना है। तो sudo nano सेटिंग्स फाइल, इंटर की प्रेस करेंगे और ये हमारा ओपन हो जाएगा सेटिंग्स फाइल हमारे जेंगो का। उसके बाद कहता है कि आपको ये चेंजेस करनी पड़ेगी। जैसे अलाउड होस्ट में आपको अपना डोमेन लिखना है www के साथ और www के बिना भी। डिबग को फॉल्स कर सकते हैं। उसके बाद स्टैटिक URL आपको देखना है कि आपने लिखा है या नहीं। स्टैटिक रूट आपको देखना है कि आपने ये लिखा हुआ है नहीं। मीडिया URL के लिए मीडिया URL आपने डिफाइन किया या नहीं। मीडिया रूट के लिए मीडिया रूट आपने डिफाइन किया या नहीं, ये आपको देखना है। फिर आपको इसको रीसेट करना है अपाचे सर्वर को। तो पहले ये सारी चीज़ें वेरीफाई कर लेते हैं। तो आते हैं यहाँ पर और ये सेटिंग्स फाइल है, तो यहाँ पर आते हैं नीचे करते हैं इसको। देखिए ये जो की है इसको हम लोग वर्चुअल ENV में रख सकते हैं, बट वह मैं आपको दिखा नहीं रहा। बट ये वर्चुअल ENV में या फिर कोई एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करके आपको रखना चाहिए। ये मैं आपको दिखाऊंगा एक ही बार, जो सभी प्रोजेक्ट के लिए काम करेगा। मीन्स आपका जेंगो हो, लारावेल हो, या फिर आपका Node.js हो, एक्सप्रेस हो, कुछ भी हो, सभी के लिए काम करेगा। इसलिए मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँगा वो आप जरूर से देखिएगा। किसी भी कॉन्फिडेंशियल चीज़ को, जैसे ये कॉन्फिडेंशियल टेक्स्ट है ये हमारा की, इसको कैसे किसी कॉन्फिग फाइल में रखते हैं और वहाँ से यहाँ सर्व करवाएंगे, वो मैं आपको सेपरेटली बताऊँगा। फिलहाल के लिए हमें सीक्रेट की ऐसे ही छोड़ देना है और आपको ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, या तो आप .env जनरेट कर लीजिए और उसका यूज़ कीजिए, या फिर कोई कॉन्फिग फाइल बनाकर उसको
यूज़ कीजिए, दोनों में से कोई एक यूज़ कीजिए। .env तो मैंने बताया होगा अपने कोर्स में आई बिलीव, अगर नहीं बताया तो मैं बता दूंगा उसको, दोनों ही तरीके मैं आपको बता दूंगा। सो इसकी आपको टेंशन नहीं कर सकते। डीबग का ट्रू रहने दीजिए अभी के लिए, जब लास्ट आपका एकदम सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा फिर आप इसको फॉल्स कर दीजिएगा, पर आपको एरर्स दिखेंगे नहीं। अभी जो हमें करना हुआ है अलाउड होस्ट, तो यहाँ पर आइए और यहाँ पर आपको लिखना है www. की नहीं लिखना भाई, सोनम कुमारी जो डोमेन नेम है वो लिखना है, तो sonamkumari.com लिखा, कॉमा देते हैं और एक बार www के बिना लिखना है sonamkumari.com, ऐसे लिख दिया, बस ये हो गया। अभी हमें स्टैटिक रूट, स्टैटिक फाइल ये सब देखना है, तो इसको नीचे कीजिए, इंस्टॉल ऐप्स ये हमारा ठीक है, और डेटाबेस में हमने स्लैश कर दिया था पहले ही, तो वह भी हमारा ठीक होगा। अभी हम लोग ऑथेंटिकेशन वगैरह कुछ नहीं देखना, हमें यहाँ पर देखना स्टैटिक यूआरएल, हमारा स्टैटिक ये सेट है। मीडिया यूआरएल ये भी हमारा ठीक है, मीडिया रूट ये भी हमारा ठीक है, बट हमारा स्टैटिक रूट कहीं हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे स्टैटिक रूट इक्वल देना है, और क्या इस पर लिखना है वैल्यू, वो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। देखिए ये वाला जो स्टैटिक रूट आप देख रहे हैं ये हमें लिखना है, तो हम लोग इक्वल देकर ये वाला बस यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो बेस dir स्लैश स्टैटिक इस तरीके से आपको लिख देना है। तो ये हमारा नहीं था, हमने इसको यहाँ पर लिख दिया हुआ है। उसके बाद नीचे और कुछ खास है नहीं, देखिए कुछ भी नहीं है। इसको करते हैं Ctrl+X+Y और एंटर प्रेस, ये हमारा सेव हो जाएगा। फिर आपको सर्वर रिस्टार्ट करना है एक बार, तो एक बार सर्वर रिस्टार्ट करते हैं, अगर कोई एरर होगा तो हमें मिल जाएगा, अगर नहीं तो फिर ये रिस्टार्ट हो जाएगा, सक्सेसफुली रिस्टार्ट हो गया। अभी हम लोग इसमें आते हैं और यहाँ पर इंटर की प्रेस करते हैं, इंटर की प्रेस करेंगे और हमारा देखिए वेबसाइट हमारा ओपन हो गया, बट स्टैटिक फाइल हमारे दिख नहीं रहे हैं। अगर मैं इसको स्टैटिक एक प्रॉब्लम ये है कि स्टैटिक फाइल नहीं दिख रहा, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ये गोल गोल घूमे जा रहा है, मतलब बिजी आ रहा है, तो कुछ तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये हमारा गोल गोल घूम रहा है। ये हमारा ख़त्म हो जाना चाहिए, बिकॉज साइट हमारी उतनी बड़ी है नहीं कि ये इतना लेट ले रिस्पॉन्स लेने में। अगर आप इसको एक बार और हिट करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये ओपन भी नहीं होगा। देखिए मैं एक बार और इसको अगर हिट करता हूँ, यहाँ पर मैंने हिट किया एक और बार, तो देखिए ये हमारा ओपन ही नहीं हो रहा। तो एक दो प्रॉब्लम है मुझे दिख रही है, एक स्टैटिक फाइल हमारा नहीं काम कर रहा, दूसरी कि ये गोल गोल घूमे जा रहा है, ये प्रोसेस सही तरीके से नहीं हो रहा। तो दोनों ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। अभी एक चीज़ मैं आपको यहाँ डिबग करने का बता रहा हूँ कि अगर इस तरीके से होता है, देखिए किस तरीके से मैंने डोमेन हिट किया और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये घूम रहा है, कोई एरर नहीं, कुछ नहीं। अब समझ नहीं आ रहा कि भाई करे तो करे क्या, कि एरर कहाँ से, एरर कुछ दिखे तभी तक उसको डिबग करने की कोशिश करेंगे, बट कुछ दिख ही नहीं रहा। तो एक तो आपको इसको वेट करना चाहिए कि रिस्पॉन्स आपको क्या देता है, और जो भी एरर आपका आता है वह सारा एरर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। देखिए ये मैंने लिख दिया कि एरर कैसे आप चेक करें, यू कैन चेक एरर लॉग्स इफ़ यू गेट एनी एरर। तो हम लोगों को एरर मिल रहा है, तो हम लोग एरर कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए मैं जाना पड़ेगा cd var blog, इसको हम लोग घूमने देते हैं, होपफुली हमारा रिस्पॉन्स दे दे, कुछ भी देगा, मे बी सर्वर फेल्ड या फिर फॉरफिडन कुछ भी देगा, लेकिन देगा जरूर, जिससे हमारा एक लॉग क्रिएट होगा, एरर लॉग। तो पहले हम लोग यहाँ पर चलते हैं cd var log, यहाँ पर आया मैं और इसको करते हैं cd/ करके बाहर आते हैं, यहाँ से इसे क्लियर करते हैं। हम लोग डिबग कर रहे हैं, देखिए कि कैसे करते हैं। cd var log किया, इसके अंदर चलते हैं और यहाँ पर ls करेंगे आप, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा एक Apache 2, और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए हमें cd Apache 2 इसके अंदर जाना है, बट हम लोग जा नहीं पाएंगे बिकॉज हम लोग एक यूज़र हैं। अगर मैं इस फोल्डर के अंदर जाने की कोशिश करूँ cd Apache 2 करके, तो ये मुझे बता देगा परमिशन नहीं रहता। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रूट यूज़र पर स्विच करना पड़ेगा। तो su लिखा और ये पासवर्ड मांगेगा रूट यूज़र का, तो मैं पासवर्ड देता हूँ रूट का, और हम लोग रूट के अंदर में आ गए। ठीक है, अभी हम लोग इसके अंदर जा पाएंगे cd Apache 2। देखिए Apache 2 के अंदर हम लोग हैं। अभी हमें लॉग फाइल इसका चेक करना है, ls करके अगर मैं आपको दिखाऊं तो error.log ये वाली फाइल हमें ओपन करनी है। मैंने इंस्ट्रक्शन में लिखा भी होगा कि कैट कीजिए error.log को, और देखिए कि क्या एरर है जिसकी वजह से ये गोल गोल घूमे जा रहा है और आपको आपकी वेबसाइट दिख नहीं रही है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आते हैं और कैट error.log इंटर की प्रेस किया, और आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपको सारा यहाँ पर दिखेगा। जैसे कि पहले जो एक हमारा एरर आया हुआ था कि अलाउड होस्ट पे आपका नहीं काम कर रहा था, तो वह हमें यहाँ पर दिख जाता है। अगर आपका डिबग फॉल्स रहे, जैसे कि जेंगो में हम लोग डिबग फॉल्स कर देते हैं, तो फिर हमें जो डिसअलाउड का यहाँ पर मिल रहा था वह मिलता नहीं। तो फिर हम लोग पता कैसे चलता, पता हमें ऐसे ही चलता कि हमें यहाँ पर जाना पड़ता और इस एरर लॉग को देखना पड़ता। फिर यहाँ पर ये हमें बता देता कुछ इस तरीके से कि इनवैलिड होस्ट HTTP हेडर, यू मे नीड टू ऐड दिस और दिस अलाउड होस्ट पे, तो उससे हम लोग ठीक कर लेते।
अभी का जो हमारा रिक्वेस्ट है वो एक तो बेड रिक्वेस्ट इस पे आ रहा है और शट डाउन ग्रेसफुल्ली ये हो जा रहा है, ये तो हमने रीस्टार्ट किया उसका हमें दिख रहा होगा। अभी का जो कोई भी एरर मुझे दिख नहीं रहा, यानी कि अभी जो हमें ये गोल गोल घुमाया जा रहा है इसका कोई भी मुझे यहाँ पर दिख नहीं रहा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वेट करना पड़ेगा इसके रिस्पॉन्स तक का। जब ये हमें कोई रिस्पॉन्स दे दे, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स जरूर देगा, मेरे को 10 मिनट 15 मिनट वेट करना पड़ेगा, लेकिन कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स जरूर आएगा। जब वो रिस्पॉन्स आएगा उसके बाद हम लोग इस एरर लॉग को फिर से चेक करेंगे, फिर हमें वहाँ पर एरर दिखेगा। जो भी एरर होगा उसके बेस पर आप उसको रिजॉल्व करेंगे। एरर आपको सर्च कर सकते हैं गूगल में, उसको आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, फिर उसी सॉल्यूशन को अप्लाई करके देखना। 5 सॉल्यूशन मिलेंगे, उसमें से कोई ना कोई एक आपका काम करेगा। तो इस तरीके से डिबगिंग सभी लोग करते हैं गूगल की हेल्प लेके, तो उसी तरीके से आपको करना है। जब थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको देख कर ही पता चल जाएगा कि अगर ये एरर है जो कि कॉमन है सभी में आता है, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। फिर आपको गूगल में सर्च करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बट अभी के लिए हमें वेट करना है और हमें इंतज़ार करना है कि हमें वह कोई एक एरर दे दे यहाँ से, कोई रिस्पॉन्स जो कि हमारा लॉग में चला है। देखिए मैं बोलता रह गया और हमारा ये इंटरनल सर्वर एरर हमें दिखा रहा है। The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request. Please contact server administrator, जो भी हमने ईमेल दिया था वही ईमेल आपको यहाँ पर दिख जाएगा, to inform about this error. तो चलिए देखते हैं कि क्या एरर है। यू मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस एरर मे बी अवेलेबल इन सर्वर एरर लॉग, ये यहाँ बता भी दे रहा है। चलिए एरर लॉग वापस से चेक करते हैं, हमें वापस से कैट करना पड़ेगा। कैट एरर डॉट लॉग यहाँ पर किया, अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, हमें यहाँ पर मिलता है। देखिए जो एरर है आपको यहाँ पर दिखेगा, यहाँ तक हमें पहले भी नज़र आ रहा था, यहाँ पर देखिए ये टाइम आउट हो जा रहा है, टाइम आउट स्पेसिफाइड हैज़ एक्सपायर्ड। और ये कह रहा है कि मोड विज़गी जो हमारा है ये फेल्ड हो रहा है, फेल्ड टू प्रॉक्सी रिस्पॉन्स फ्रॉम डीमन। तब इसको अगर गूगल में सर्च करेंगे तो आपको सोल्यूशन इसका मिल जाएगा। ये हमारा एक सबसे टॉप का जो रिस्पॉन्स है वह है, इसको आप सर्च कीजिए। अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो नीचे की सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो ऊपर से देखते हुए कि पहले क्या हमारे पास आया हुआ है, तो इसको गूगल में सर्च कर सकते हैं। बट मैंने इसको पहले से लिखा हुआ है इस पर कि अगर आपको एरर आता है आप एरर लॉग को क्लियर भी कर सकते हैं। बहुत लोगों को क्या होता है कि यहाँ पर इतना सारा कुछ दिखता है तो उनको समझ में नहीं आता कि नया आया क्या। तो अगर आप चाहें तो इसको क्लियर कर लीजिए, फिर आप रिस्पॉन्स लीजिए, तो आपको जो वही दिखेगा जो एरर है आपका सिर्फ उस समय के लिए। तो उसके लिए क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, बट अभी के लिए मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। हमें एरर मिला कि मोड विज़गी फेल टू प्रॉक्सी रिस्पॉन्स फ्रॉम डीमन, देन फॉलो दिस बिलो इंस्ट्रक्शन। क्या करना है, ओपन करना है apache2.conf फाइल को यहाँ पर जाकर। तो यहाँ पर चलते हैं और इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। तो हम लोग एग्ज़िट कर जाते हैं, इससे रूट से एग्ज़िट करते हैं और क्लियर करते हैं और चलते हैं CD apache2 के पास। यहाँ आया मैं, उसके बाद यहाँ पर हमें ls करते हैं, यहाँ पर हमें मिल जाएगा apache2.conf फाइल। इसके अंदर हमें जाना है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए मैं करूँगा। यहाँ पर इसको कॉपी किया, देन यहाँ पर पेस्ट कीजिए sudo nano apache2.conf, इंटर की प्रेस कीजिए और आपको ये वाली फाइल ओपन होकर दिखेगा। इसमें आपको सबसे नीचे आना है, सबसे नीचे एकदम चलाइए यहाँ पर, क्योंकि सबसे नीचे ये बहुत ही बड़ा सा है। तो ये अपाचे का कॉन्फ फाइल है, यहाँ पर एक और बार इंटर की प्रेस कीजिए और यहाँ पर आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा। और ये लाइन कहता है कि विज़गी एप्लीकेशन ग्रुप और ग्लोबल इसको सेट करना है। तो इसको कॉपी कीजिए। इसके बारे में अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इस लिंक को देख सकते हैं। ये मोड विज़गी का ऑफिशियल डॉक है, यहाँ पर बताया गया है कि क्यों करना चाहिए और कब ये एरर आपको दिखता है। इस पर मैं नहीं जा रहा हूँ बिकॉज अभी काफ़ी लंबा हो जाएगा ऑलरेडी, ये सेशन और लंबा हो जाएगा अगर मैं और डिटेल में जाऊँगा तो उस पर नहीं जा रहा मैं। बजाय इसके सिर्फ इसमें राइट क्लिक किया, पेस्ट हो गया, Ctrl+X प्रेस कीजिए, Y और इंटर प्रेस करना है। ये हमारा सेव हो गया। सेव होने के बाद आपको सर्वर को रीस्टार्ट करना है। उसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट और सर्वर को रीस्टार्ट कर लेना है। सही तरीके से रिस्टार्ट हो गया। अभी हम लोग वापस से आते हैं यहाँ पर और इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश किया, साइट हमारा सही से ओपन हो जाएगा। एक एरर हमारा सॉल्व हो चुका है, जो बिजी बता रहा था वो बिजी अब नहीं बताता, अभी हमें रिस्पॉन्स आ जाता है। दूसरा एरर जो कि स्टैटिक फाइल सर्व नहीं हो रहा, देख सकते हैं CSS कोई सा काम नहीं कर रहा। आप यहाँ पर जाएंगे, देखिए स्टैटिक ब्लॉग CSS बूटस्ट्रैप काम नहीं कर रहा, नॉट फाउंड। और इमेज भी आपका काम नहीं कर रहा होगा। इमेज कहाँ पर है भाई, ये वाला इमेज, ये भी इमेज काम नहीं कर रहा। तो कोई भी स्टैटिक फाइल हमारा काम नहीं कर रहा। और मीडिया फाइल आप देखेंगे, मीडिया फाइल हमारा सही तरीके से काम कर रहा है, बट स्टैटिक फाइल काम नहीं कर रहा। तो स्टैटिक फाइल काम करेगा कब, जब आप सर्व करेंगे। इसको सर्व करने के लिए क्या करना है, आपको अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जाना है। इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पर पेस्ट कीजिए, cd_var मिनी ब्लॉग, अपने रूट प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जाना है। और यहाँ पर आपको रन करना पड़ेगा python manage.py और कलेक्ट स्टैटिक, ये वाला।
तो पाइथन मैनेजर पी वाई कलेक्ट स्टैटिक लिखा, इंटर की प्रेस करते हैं और यह हमें कह रहा है कि नो मॉड्यूल नेम जेंगो। एक्चुअली में ENV के अंदर जाना पड़ेगा बिकॉज ये जेंगो समझ नहीं पा रहा कि जेंगो है ही नहीं, इसको समझ में नहीं आ रहा, तो जेंगो चाहिए ही चाहिए बिकॉज पाइथन मैनेजर पे कर रहा है तो जेंगो चाहिए इसको, तो हमें ENV के अंदर जाना पड़ेगा। बताइए, चलिए चलते हैं ENV के अंदर। उसके लिए हमें क्या करेंगे, क्या उसके लिए हमें क्या करना है, हमें जाना है, हमें यहाँ पर लिखना है सोर्स। इसको क्लियर कर लूँ क्या, क्लियर कर लेते हैं। लिखना है सोर्स, फिर ENV का नाम MB था, फिर बिन के अंदर में एक्टिवेट, इससे हमारा MB एक्टिवेट हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर पेस्ट करें PHP मैनेजर PY कलेक्ट स्टैटिक, तो अब हमें यहाँ पर जेंगो भी इसको मिल जाएगा, तो फिर ये रन कर देगा। देखिए कॉपी हो गया, 136 स्टैटिक फाइल्स कॉपी हो गए यहाँ पर। अगर हम लोग अपनी वेबसाइट देखें यहाँ पर आकर, इसको क्या रिफ्रेश, तो देखिए हमारी वेबसाइट जो सही तरीके से आपको दिखाई देगी, हमारी इमेज है और CSS सब कुछ बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। राइट क्लिक करके व्यू सोर्स करो तो यहाँ पर आपको CSS दिख जाएगा बूटस्ट्रैप का, और स्टाइल और CSS भी दिख जाएगा अपना खुद का, और आपको इमेजेस वगैरह सब कुछ अच्छे तरीके से दिख जाएगा। यानी कि हमारा स्टैटिक फाइल अब काम कर रहा है बिल्कुल सही तरीके से। नीचे आते हैं, अगर आपका कोई डेटाबेस है तो डेटाबेस के लिए आप इसको रन कर सकते हैं, बट हमारा कोई है नहीं बिकॉज हमारा डेटाबेस में मैंने कुछ किया हुआ नहीं है। फिर मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ, आप अपनी ENV के अंदर ही रहिएगा वरना ये काम नहीं करेगा, ये जो आपका दिख रहा होगा। सो ENV के अंदर ही मैं और पाइथन मैनेजर मेक माइग्रेशंस करते हैं, ये हमारा माइग्रेशन फाइल जनरेट कर देगा। इसके बाद हमें माइग्रेट करना पड़ता है अगर कोई टेबल में बनाना हो तो हम लोग यहाँ पर आते हैं, पेस्ट करते हैं और माइग्रेट कर लेते हैं, और माइग्रेट कर लिया हमने इसको। उसके बाद अगर कोई सुपर यूज़र आपको क्रिएट करना हो तो पाइथन मैनेजर PY क्रिएट सुपर यूज़र, इसको कॉपी किया, हमारा पहले से क्रिएट है एक एडमिन का, पेस्ट किया, इंटर की प्रेस करेंगे और आपको यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा जो नॉर्मली फॉलो करते हैं। मैं Ctrl+C प्रेस करके एग्जिट कर देता हूँ, तो कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद इफ डेटाबेस फाइल थ्रोज एरर परमिशन डिनाइड देन सेट बिलो परमिशन। अभी चलिए परमिशन का जो एरर आएगा उसको सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए अभी तो हमारा साइट बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ, लेकिन इसमें कुछ परमिशन रिक्वायर्ड है। जैसे कि मैं अगर इस पर एडमिन पे लॉगिन करूँ, यहाँ पर एडमिन पे आते हैं और यहाँ से एडमिन को लॉगिन करते हैं। इसका जो ID पासवर्ड है ये हमने डेवलपमेंट में ही जनरेट किया था, वही हमारे यहाँ पर काम आ रहा है बिकॉज हमने डेटाबेस को एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया है। अभी यहाँ पर एडमिन लिखिए और एक बार ठीक से लिखा, एडमिन लिखा और लॉगिन में क्लिक किया तो हमें यहाँ पर बताएगा कि ऑपरेशन एरर एडमिन लॉगिन और अटेम्प्ट टू राइट अ रीड ओनली डेटाबेस। जो हमारा डेटाबेस है वो रीड ओनली है, उस पर राइट ऑपरेशन ये करने की कोशिश कर रहा है तो हो नहीं पा रहा, इसलिए ये एरर दे रहा है, तो हमें परमिशन चेंज करना पड़ेगा। वही मैंने यहाँ लिखा कि इफ डेटाबेस फाइल थ्रोज एरर परमिशन डिनाइड देन सेट बिलो इंस्ट्रक्शन मेक वेब सर्वर एज ऑनर फॉर डेटाबेस फाइल। तो जो हमारा डेटाबेस फाइल है SQLite का ये वाला फाइल, इसका ऑनर हमें वेब सर्वर को बना देना। और वेब सर्वर इज रनिंग एज www-data एंड ग्रुप इज www-data। हमें इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला कॉपी कीजिए, कॉपी किया, देन यहाँ पर इसको क्लियर कर लेता हूँ और हमारा जो डेटाबेस है वो आपको दिख जाएगा कि MBDB के इसके अंदर है। तो अगर हम लोग CD MBDB इसके अंदर चलते हैं और LS करके मैं आपको दिखाऊँ तो ये वाली हमारी फाइल, ये फाइल भी रीड ओनली है और इस पर राइट ऑपरेशन करने का काम कोई कर रहा है तो वह हो नहीं पाएगा, इसीलिए एरर हमें मिल गया। तो हमें इसमें इसको वेब सर्वर को ऑनर बना देना, फिर ऑनर जो करेगा वो करेगा। तो हम लोग करते हैं, इससे बाहर आते हैं, CD ... करते हैं और यहाँ पर रहते हैं, इसको पेस्ट किया, ये CD on -r ये वेब सर्वर का यूज़र नेम है समझ लीजिए, और www-data ये वेब सर्वर इस यूज़र का ये वाला ग्रुप है, और ये वाली हमारी फोल्डर हो गई MBDB, और इसका हम लोग इंटर की प्रेस करेंगे। अभी देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है नहीं, ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया होगा जहाँ मैं समझता हूँ। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो आपका जो इस फोल्डर का परमिशन होगा वो आपको 775 का मिलेगा, और जो फाइल होगा इसके अंदर उसका 664 का होगा, वो डिफ़ॉल्ट सेट हो जाता है। मगर फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ, पहले तो ये देख लेते हैं कि एरर हमारा आ रहा है या नहीं। इसको रिफ्रेश करते हैं, वापस से लॉगिन करेंगे तो एडमिन और लॉगिन में क्लिक किया, जैसे लॉगिन में क्लिक किया आपकी बार देखिए लॉगिन हो गया, कोई एरर नहीं है, यानी कि हमारा राइट परमिशन सही तरीके से हो गया। लेकिन मैं आपको परमिशन दिखा देता हूँ, ये वाला परमिशन हमें देने की आवश्यकता नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट, अगर नहीं है तो फिर आपको दे सकते हैं। 775 का मतलब क्या होता है आपको परमिशन पता होगा, अगर नहीं पता तो देख लीजिए। ये जो होता है यूज़र के लिए होता है, दूसरा डिजिट होता है ग्रुप के लिए, और तीसरा होता है बाकी अदर यूज़र्स के लिए। 7 का मतलब होता है 3 न्यूमेरिक वैल्यू होते हैं, 4 2 1। 4 मतलब होता है रीड,
2 का होता है राइट और 1 का होता है एग्जीक्यूट। तो इस तरीके से जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि 7 लिखा है तो 4 + 2 + 1 यानी कि रीड राइट एग्जीक्यूट, ये यूज़र को तीनों ही परमिशन इस पर दिया गया है। उस तरीके से ग्रुप के लिए यानी कि जो भी इस ग्रुप में रहेगा उस ग्रुप के लिए क्या दिया गया, रीड राइट तीनों दिया गया है, 4 2 1 यानी कि 7। तो रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों ही परमिशन इसको मिला हुआ है ग्रुप को। और बाकी अदर को क्या मिला है, रीड मैंने बताया था 4, राइट 2 हो जाता है तो 4 और 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 5 ही लिखा है तो एग्जीक्यूट मिला होगा, तो 4 और 1 तो क्या हो गया 4 और 1 5, तो रीड और एग्जीक्यूट। बाकी अदर को सिर्फ रीड और एग्जीक्यूट का इस फोल्डर का परमिशन मिला। और फाइल को देखेंगे तो 664 का मतलब होता है रीड और राइट। यूज़र को मिला है रीड और राइट, ग्रुप को मिला है, और अदर में सिर्फ 4 है यानी कि सिर्फ रीड मिला है। तो ये ध्यान में रखिएगा, आपको परमिशन अलाउ करने में, परमिशन को समझने में कोई इशू नहीं होगी। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। एल करेंगे तो जहाँ हमारा ये MBDB है, आपको इसको देखना है। इसका जो अब ऑनर है ये देखिए, ये वाला यूज़र है और इस वाले ग्रुप पे है ये। इसका मतलब क्या हुआ कि इस फोल्डर पे अब इसका पकड़ है, मतलब ये मालिक है इसका, तो ये कुछ भी इसमें कर सकता है वेब सर्वर, लेकिन राज कुछ नहीं कर सकता। तो हम लोग राज को इस ग्रुप में डाल देंगे अभी थोड़ी देर में, जिससे कि राज भी इसमें जो चाहे वो कर सकता है। अभी इस पे देखिए हमारा, देखिए रीड राइट एग्जीक्यूट ये यूज़र के लिए दिख रहा है, यहाँ पर टेक्स्ट वर्जन में दिख रहा है आपको, वहाँ पर मैंने आपको न्यूमेरिक वैल्यू में दिखाया था। तो ये रीड राइट एग्जीक्यूट यूज़र के लिए, फिर ग्रुप के लिए रीड राइट एग्जीक्यूट दिख रहा होगा, फिर जो बाकी अदर यूज़र है उसके लिए रीड और एग्जीक्यूट है, राइट का परमिशन नहीं है। तो जो यूज़र है, जैसे ये यूज़र है तो इसमें रीड राइट एग्जीक्यूट कर सकता है। फिर ये ग्रुप है, तो इस ग्रुप में जो भी होगा, तो इस ग्रुप में एक ये यूज़र है, अभी चाहे तो और यूज़र को आप इस ग्रुप में डाल सकते हैं, वह ग्रुप में जो भी रहेगा वह रीड राइट एग्जीक्यूट कर पाएगा, लेकिन बाकी अदर के लिए ये रीड और एग्जीक्यूट रहेगा। इस फोल्डर की बात मैंने आपको बताई। अब cd_mbdb करके इस फोल्डर के अंदर चलते हैं। क्या होगा भाई, cd क्या है, mbdb, इस फोल्डर के अंदर चलते हैं और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ ये जो SQLite का फाइल है हमारा, इसका जो परमिशन है वह है रीड राइट और रीड, यानी कि यूज़र के लिए सिर्फ रीड और राइट परमिशन है, एग्जीक्यूट नहीं। उसी तरीके से ग्रुप के लिए रीड और राइट परमिशन है, एग्जीक्यूट नहीं, और बाकी अदर यूज़र्स के लिए सिर्फ रीड परमिशन है, राइट और एग्जीक्यूट नहीं। और यहाँ पर इसका मालिक कौन है, ये वाला यूज़र, और ये इस ग्रुप में जो भी रहेगा वह क्या कर पाएगा, रीड और राइट कर पाएगा, और ये यूज़र रीड राइट यहाँ पर ये तो कर ही पाएगा। तो ये हमने इसमें सेट किया हुआ है बेसिकली परमिशन, ठीक है, वो R देकर हमने ये सेट कर दिया हुआ है। तो इससे बाहर आइए, बस इसके अंदर रहिए, इसको क्लियर कर दीजिए। मैं आपको एक एक चीज़ समझा दे रहा हूँ कि होता क्यों है, कर क्यों रहे हैं, ताकि आप एक अच्छे डेवऑप्स बन सकें। अभी ये हो गया। इसी तरीके से जब हम लोग मीडिया फाइल्स को अपलोड करेंगे तब भी हमें ये एरर देखने को मिलेगा। तो मैं आपको चल के दिखाता हूँ पहले। जैसे मीडिया फाइल कैसे हम चेक कर पाएंगे, टेस्ट कैसे करेंगे, हम लोग पोस्ट से एक डेटा पोस्ट करते हैं। ये मैंने पोस्ट में क्लिक किया और ऐड पोस्ट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ से हम लोग आएंगे टाइटल में hello1, और यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिख दिया, hello1 कुछ भी लिख दिया इस तरीके से, और एक नया इमेज यहाँ से ऐड करते हैं। तो कोई भी एक इमेज देता हूँ, ये वाला दे दिया, ओपन पे क्लिक किया, सेव पे क्लिक करते हैं, और ये हमें दे देगा एक एरर। देखिए परमिशन एरर, ऐड नहीं कर पा रहा। तो मीडिया फाइल पे राइट परमिशन नहीं है, कोई परमिशन हमें अलाउ करना पड़ेगा फिर ये काम कर पाएगा। सेम वही काम। तो ये इफ मीडिया फाइल्स यूजर अपलोडेड फाइल्स कोई सा भी हो सकता है, उसे हम लोग मीडिया फाइल कहते हैं। थ्रोज एरर परमिशन डिनाइड देन सेट बिलो इंस्ट्रक्शन। तो हमें सूडो करना है chon-r और वेब सर्वर को मालिक बना देना है मीडिया फोल्डर का। कॉपी कीजिए, और मीडिया फोल्डर है कहाँ पहले वो देख लीजिए। मीडिया फोल्डर देखिए यहाँ पर है हमारे रूट प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर में। तो बस इसी के अंदर में रहना, यहाँ पर रहना है, इसी जगह पर राइट क्लिक कीजिए, sudo chon-r, और ये यूज़र हो गया वेब सर्वर का, ये यूज़र हो गया मतलब ग्रुप हो गया वेब सर्वर का, और ये हो गया मीडिया हमारा फोल्डर नेम। इंटर की प्रेस कीजिए, ये हमारा अलाउ हो जाएगा। आप एल करके देख सकते हैं कि मीडिया फोल्डर जो हमारा है इसको हमने दे दिया, ये इसका ऑनर बन गया। पहले सिर्फ MBDB था, अभी हमने इसको दे दिया। तो जिसमें भी परमिशन मांगेगा उसमें आप ये वाला परमिशन दे दीजिएगा, ठीक है। इसके अंदर जो फाइल होंगे उस पर 664 का परमिशन होगा ऑटोमेटिकली, आई बिलीव। देखिए मीडिया के अंदर चलते हैं, और देखिए आपको एक फोल्डर मिलता है, फोल्डर के अंदर में रीड एग्जीक्यूट रीड एग्जीक्यूट इस तरीके से परमिशन है। और CDP इमेज के अंदर चलते हैं, और यहाँ पर एल करेंगे तो 2 इमेजेस है, इस पर रीड राइट और रीड इस तरीके का परमिशन है। जो मैंने आपको MBDB में दिखाया था सेम वही परमिशन यहाँ भी अप्लाई होता है, ठीक है। तो इसको करते हैं, इससे बाहर चलते हैं, मीडिया से भी बाहर आ जाता हूँ, इसको क्लियर कर लेते हैं। तो अभी हमारा परमिशन सेट है,
परमिशन सेट हो गया तो हम लोग इसको होपफुली कर पाएंगे। अब ऐड एक नया यूज़र, मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ पहले। रिफ़्रेश किया और यहाँ पर हमें ऐड करना है, तो हेलो 1 2 3 और हेलो 1 2 3 4 5 6 और एक नया इमेज देंगे कोई भी। तो मैं लैम ये वाला इमेज देता हूँ और यहाँ पर सेव एंड ऐड अनदर में क्लिक कर देते हैं। आप सेव में भी क्लिक कर सकते थे बट वो मुझे दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने इसमें क्लिक कर दिया। तो ये हमारा ऐड हो गया सक्सेसफुली। अब कोई परमिशन का एरर नहीं है, आप इसको देख सकते हैं कि हमारा ऐड हुआ या नहीं। पोस्ट में क्लिक करके देखिए हमारा एक नया डेटा यहाँ पर ऐड हो गया। अगर आप चाहें तो साइट पे जाके देखिए, यहाँ पर आपको एक नया डेटा यहाँ पर दिखेगा नीचे, देखिए दिख रहा है। तो हमारा ये ऐड हो गया, मीडिया फाइल का परमिशन हमने सेट कर दिया, इससे सही तरीके से हमारा ये काम कर रहा है। अब ये क्या कहता है कि जब आप काम करेंगे FTP का यूज़ करके, जैसे फाइलज़िला हो गया, तो आपको प्रॉब्लम होगी। जो जो फोल्डर और फाइल्स आपने वेब सर्वर को ऑनर बना दिया उस पर आपको काम करने में प्रॉब्लम होगी, बिकॉज आपके पास वो राइट्स नहीं रहेगा। क्या मतलब हुआ कि अगर मैं एक राज यूज़र हूँ, ठीक है, आपको पता होगा हमारा जो सर्वर है ये वाला, इसमें मैं राज यूज़र हूँ, तो मैं राज यूज़र के साथ लॉगिन करूँगा फाइलज़िला पे और मैं काम करने की कोशिश करूँगा किस पे, इस MBDB पे या फिर मीडिया पे। बट मैं तो इसका यूज़र हूँ नहीं, आप देखेंगे मैं तो इसका यूज़र हूँ नहीं, तो मुझे इसका एक्सेस नहीं मिल पाएगा। ये इसका जो यूज़र है, जो ऑनर है, वो है हमारा वेब सर्वर यूज़र, जो कि www-data है, बाय डिफ़ॉल्ट ये रहता है। तो मैं तो हूँ नहीं, राज तो है नहीं, राज इन सब का है, तो राज इन सब में काम कर सकता है, इन सब में काम कर सकता है, बट ये 2 फोल्डर में काम नहीं कर पाएगा। हम तो क्या करते हैं, राज को इस ग्रुप में शामिल कर देते हैं, फिर इस ग्रुप में जो भी होगा वो क्या कर पाएगा, रीड एट एग्जीक्यूट। तो फिर जब राज इसमें काम करना होगा तो वो भी कर पाएगा, बिकॉज ये इस ग्रुप का मेंबर रहेगा। समझ में आ गई बात कि क्यों करना है। अभी चलिए हम उस ग्रुप का मेंबर राज को बनाते हैं। इसको मैं डीएक्टिवेट कर दूँ क्या, इसको डीएक्टिवेट कर देते हैं, उसका कोई खास काम हो नहीं रहा। तो कैसे बनाना है वह देखिए, आपको करना है पहले राज ग्रुप को चेक कीजिए कि राज कौन कौन से ग्रुप में है। तो उसके लिए आप सूडो ग्रुप्स राज लिख सकते हैं, जो यूज़र नेम आपका होगा वह लिखना है। राज अभी राज ग्रुप में है और सूडो ग्रुप में है। अब इसको हम लोग को क्या करना है, www.data इस ग्रुप में डालना है। तो उसके लिए हम लोग सूडो ठीक से कॉपी कर लेता हूँ, बताइए कॉपी नहीं हो रहा बिकॉज मुझे लग गई भूख। तो यहाँ पर आते हैं और हमें लिखना है, यहाँ पर पेस्ट किया, सूडो यूज़र मोड -a-g कैपिटल में www-data राज और इंटर की प्रेस किया, तो ये हमारा चला गया उस ग्रुप में। यहाँ ग्रुप का नाम लिखा, यहाँ यूज़र का नाम लिखा, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ आपको लिखनी है। अभी आप चेक कर सकते हैं, अगर आप इस चीज़ को रन करें वापस से, यहाँ पर पेस्ट करते हैं, देखिए सूडो ग्रुप्स राज, तो अभी इंटर की प्रेस करेंगे तो पहले राज सिर्फ 2 ग्रुप में था, राज में और सूडो में, बट राज अब राज में, सूडो में और इस ग्रुप में भी आ गया। तो अब चूँकि राज इस ग्रुप में है तो इस ग्रुप का में जो भी फोल्डर एक्सेस ले सकता है वह राज भी एक्सेस ले सकता है, ये यूज़र भी ले सकता है और ये यूज़र भी ले सकता है, बिकॉज ये उसी सेम ग्रुप के मेंबर है, इसलिए हमने ये काम कर दिया। ओके, सो बस डीएक्टिवेट कीजिए जो आपका वर्चुअल भी था, हमने डीएक्टिवेट ऑलरेडी करके रखा हुआ था। और इसी तरीके से हमारा ये जो प्रोजेक्ट है होस्ट हो जाता है लाइव, और इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आप इसको लॉग आउट कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं, नया यूज़र लॉगिन कर सकते हैं, नया पोस्ट ऐड कर सकते हैं एडमिन पैनल से भी, और यहाँ पर जो पैनल मैंने बना के दिया हुआ है इस पैनल से भी। एक साइन अप करके दिखाता हूँ मैं आपको, सुहानी लिखा, सुहानी कुमारी, और सुहानी नहीं लिखते हैं, अपना ईमेल देते हैं kishoz@gmail.com, और पासवर्ड कोई सा भी लिख दीजिए, कन्फर्म पासवर्ड, और सबमिट पे क्लिक करते हैं और ये हमारा डेटाबेस में सेव हो जाएगा। देखो, कांग्रेचुलेशन यू हैव बिकम एन ऑथर हो गया। लॉगिन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर लिखिए हमारा यूज़र नेम क्या था, सुहानी, और पासवर्ड अगर मुझे याद होगा तो ये लिखा, और लॉगिन पे क्लिक किया, हम लोग लॉगिन हो जाएंगे। ये लॉगिन हो गया। अब यहाँ से एक कोई पोस्ट ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, मैं करके दिखाता हूँ आपको। हेलो 1 2 ये कुछ भी लिख दिया मैंने, और यहाँ से ये कुछ भी लिख दिया है, और एक फ़ाइल चूज़ करना है कोई भी, तो SSL सर्टिफिकेट वाला चूज़ कर लेते हैं और ऐड पे क्लिक करते हैं और ये ऐड हो जाना चाहिए। देखिए ऐड हो गया। अभी हम लोग डैशबोर्ड पे चलते हैं और यहाँ पर देखिए आपको ये दिख जाएगा एक नया, आप चाहें तो होम पर भी जाकर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको नीचे एक और दिख जाएगा जो हमने वही आपने ऐड किया। आप लीड वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, यानी कि ये साइट हमारी लाइव हो चुकी है। अब आप sonamkumaari.com को शेयर कीजिए अपने सभी के साथ पब्लिकली, और वह आपके इस वेबसाइट को एक्सेस कर पाएगा और आपके इस ब्लॉग मिनी ब्लॉग पे रजिस्ट्रेशन करके ऑथर बन के पोस्ट कर पाएगा। ये सारा काम हमने कर लिया। अभी आप देखेंगे ये सब कुछ ठीक है, काम खत्म हो गया। आप भाग सकते हैं यहाँ से अगर आपको भागना है तो, लेकिन मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दिखा रहा हूँ। क्या कि इस डोमेन पर भी HTTPS नहीं है,
यानी कि SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं। तो SSL सर्टिफिकेट कैसे इंस्टॉल करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे तो कंसोल में आपको एक एरर दिखेगा। यहाँ पर लिखा है क्रॉस ओरिजिन ओपनर पॉलिसी हेडर हैज़ बीन इग्नोर्ड बिकॉज द URL ओरिजिन वाज अनट्रस्टवर्थी। तो आपको यहाँ पर SSL अगर इंस्टॉल करेंगे तब भी ये एरर हमारा गायब होगा, वरना एक और तरीका है जो कि इनसिक्योर है, तो उसको मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। वो सिक्योर है नहीं, उसको प्रोडक्शन में यूज़ करने का रिकमेंडेशन नहीं है, तो उसको नहीं बताने के वजह मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एरर आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आप इसमें HTTPS इंस्टॉल कर दें उस केस में। तो इसको करते हैं क्लोज, और इसलिए दिखाता हूँ कि इसमें कैसे HTTPS आप लगा सकते हैं। HTTPS यानी कि SSL सर्टिफिकेट कैसे इंस्टॉल करते हैं फ्री में, लाइफ टाइम फ्री, वो दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, वैसे अगर आपको याद होगा तो इस पर आपको देखिएगा, यहाँ पर कहीं SSL सर्टिफिकेट लिखा होगा। देखिए SSL सर्ट अपाचे सर्वर के लिए कैसे करना है। तो ये वाला जो इंस्ट्रक्शन हम लोग ये फॉलो करेंगे। पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमें ये सारी चीज़ इंस्टॉल करनी पड़ेगी। सर डिटेल में नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में जाएंगे, बिकॉज इसका एक सेपरेट मैंने बताया होता है, आप उसको देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो। और काफ़ी समय हो चुका है, मुझे भूख लग गई है और मैं बोल नहीं पा रहा, बहुत समय हो चुका है। तो क्विकली करते हैं इसको, हम लोग करते हैं CD/ और क्लियर करते हैं, यहाँ पर आते हैं और सब कुछ इंस्टॉल करेंगे। तो sudo लगाना है, इंटर की प्रेस किया, apt इंस्टॉल सर्टबोर्ड पाइथन 3 सर्टबोर्ड अपाचे ये लिखा, इंटर की प्रेस करते हैं। क्यों ये इंस्टॉल कर रहे हैं, क्या वजह है, ये सब मैंने बताया सेपरेटली, आप उसको देख लीजिएगा। एक सेपरेट मैंने बताया कि कैसे SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करते हैं। वाई प्रेस करना, लिखना है, इंटर की प्रेस करना है। इसमें एक एरर आएगा, वही मैं आपको एरर बताने वाला हूँ कि कैसे रिजॉल्व करते हैं, इस वजह से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, जो कि खासकर जेंगो में आता है जब आप SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करते हैं उस वक्त। तो हमारा इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल होने देते हैं, ये इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम लोग वापस आएंगे यहाँ पर, और उसके बाद हमें ये वेरीफाई करना है कि अलाउड है या नहीं फायरवेल। तो हमारा अलाउड है, हमने देख लिया था पहले ही। उसके बाद हमें ये रन करना है, सर्टबोर्ड अपाचे, कॉपी किया और यहाँ पर आते हैं, एक बार क्लियर कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट किया और यहाँ पर sudo लगा देते हैं और इंटर की प्रेस करते हैं। और ये कह रहा है कि इंटर ईमेल एड्रेस, तो कोई एक ईमेल एड्रेस दे दीजिए, मैं दे देता हूँ ये वाली ईमेल एड्रेस। इंटर की प्रेस कीजिए और ये कुछ सवाल पूछेगा कि प्लीज़ रीड टर्म कंडीशन पढ़ लिया हमने, वाई लिखना है, इंटर की प्रेस करना है। कहेगा कि क्या आप वुड यू बी विलिंग टू वंस योर सर्टिफिकेट इज सक्सेसफुली टू शेयर योर ईमेल एड्रेस, नो। तो मैंने एन किया और इंटर की प्रेस किया और ये कह रहा है कि किस डोमेन के लिए आपको करना है। तो एक ही डोमेन मेरा अभी है, ये sonamkumari.com, तो इसमें 1 लिखना है और इंटर की प्रेस करना है। और रिक्वेस्टिंग सर्टिफिकेट फॉर दिस, देखिए सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट हो रहा है और हमें यहाँ पर एक एरर मिलना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ। देखते हैं कि क्या एरर आता है। देखिए एरर आ गया ना, एरर आ गया, हमारा सर्टिफिकेट इंस्टॉल हुआ नहीं सक्सेसफुली। सर्टिफिकेट हमें मिल गया, देखिए वी आर अनेबल टू इंस्टॉल योर सर्टिफिकेट, हाउएवर वी सक्सेसफुली रिस्टोर्ड योर सर्वर, जो पिछले वर्जन में था वो। ये कह रहा है कि हम लोग सर्टिफिकेट तो बना चुके हैं लेकिन आपका ये इंस्टॉल नहीं कर पाए हैं बिकॉज ऑफ दिस एरर। तो आप क्या करेंगे, आप इस एरर को फिक्स कीजिए, उसके बाद आपको ये रन करना है सिर्फ, और आपका सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर दिया जाएगा। तो ये कह रहा है कि पहले ये एरर देखिए, इस एरर में लिखा है कि सिंटेक्स एरर ऑनलाइन 14 ETC अपाचे टू साइट इनेबल्ड sonamkumari.com कॉन्फ, इस फाइल के अंदर में एरर है। नेम डुप्लीकेट्स प्रीवियस विजगी डीमन डिफिनेशन, तो डीमन डिफिनेशन प्रोसेस जहाँ हमने लिखा हुआ है, विजगी डीमन प्रोसेस जहाँ हमने लिखा है, वहाँ पर जो नाम है, नाम का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या प्रॉपर एरर का मतलब क्या है, यह मैं आपको बताऊँगा, लेकिन पहले चलिए उस जगह पर। तो हमें जाना कहाँ पर है, ETC अपाचे और यहीं तक रहिए, पेस्ट किया और हमें जाना है CD साइट्स अवेलेबल पे, ls करते हैं, साइट्स अवेलेबल है ना, ये इसके अंदर जाना, CD साइट्स अवेलेबल, इसके अंदर है हमें, और यहाँ पर ls करके दिखाता हूँ। ये ls किया, ये वाला जो फाइल है, ये फाइल है एक HTTP के लिए। अभी HTTPS के लिए ये एक SSL फाइल यहाँ पर क्रिएट करता है। जैसे यहाँ पर देखिए डिफ़ॉल्ट के लिए ये एक फ़ाइल है और फिर एक SSL के लिए ये फाइल है, तो यहाँ पर भी एक SSL फाइल ये क्रिएट कर रहा है जब हम लोग ये वाला रन करते हैं उस वक्त। लेकिन प्रॉब्लम इसको क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि इस फाइल के अंदर जो विजगी डीमन प्रोसेस का नाम लिखा है, वह नाम इस फाइल पर भी है और वही सेम नाम ये जब ये क्रिएट करता है तो वही नाम इसको यहाँ पर भी लिखना पड़ता है, और दोनों फाइल में सेम नाम नहीं हो सकता, आपको नाम अलग अलग देना पड़ेगा, तभी आपका ये सर्टिफिकेट इंस्टॉल होगा, वरना नहीं होगा। और ये मैंने यहाँ पर लिख दिया आप लोगों के लिए। देखिए स्पेशल टिप, इफ़ यू आर फेसिंग एरर नेम डुप्लीकेट प्रीवियस विजगी डीमन डेफिनेशन while installing SSL certificate for your domain, then comment below code, then try to install certificate again after successful installation uncommented। तो हमें क्या करना है, हमें इस फाइल के अंदर जाना है, फिर ये जो 3 लाइन के कोड हमने लिखे हैं उसको कमेंट कर देना है, और फिर उसके बाद हमें
उसको अनकमेंट करना। जब हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद हमें इसको वापस से कमेंट से अनकमेंट कर देना है। और SSL कॉन्फ़िगरेशन फाइल विल बी जनरेटेड, एक SSL फाइल हमारा जनरेट हो जाएगा। रिमेंबर बोथ SSL एंड नॉन SSL फाइल कैन नॉट हैव सेम विस्गी डेमन प्रोसेस एंड विस्गी प्रोसेस ग्रुप नेम मेंशन अबव एज एनी नेम। ये जो एनी नेम, ये जो नेम दिख रहा है, ये नाम दोनों फाइल में सेम नहीं हो सकता, ये दोनों फाइल का नाम हमें अलग अलग करना है। सो यू मे हैव टू चेंज द नेम मैनुअली इन बोथ फाइल्स। तो उसको करेंगे, पहले हम लोग इसको कमेंट कर लेते हैं। तो आते हैं यहाँ पर, क्या करना है, हमें इस फाइल के अंदर जाना है। तो इस फाइल के अंदर चलेंगे, sudo nano और सोनम कुमारी कॉन्फ़िग, इसके अंदर गए और सबसे नीचे चले आइए यहाँ पर, और यहाँ पर आपको लिखना है हैश लिखेंगे, ये कमेंट हो जाएगा। हैश लिखा और हैश लिखा, फिर Ctrl+X लिखना है, Y लिखना है, मतलब प्रेस करना है Ctrl+X Y और इंटर की। ये हमारा सेव हो गया। आपको सर्वर एक बार फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो sudo सर्विस apache 2 और रीस्टार्ट। ये क्या, इंटर की प्रेस करते हैं, ये हो गया। अभी हम लोग वापस इसको इंस्टॉल करेंगे, जो हमारा ये था, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कीजिए। अब यहाँ sudo लगा सकते हैं ओपनली, और हम लोग इसको इंटर की प्रेस करेंगे और देखिए डिप्लॉय हो रहा है, सक्सेसफुली डिप्लॉय हो जाएगा सर्टिफिकेट इस पर, और हमारा सब कुछ काम हो चुका है। लेकिन ये फाइल हमारा एक नया जनरेट हुआ है साइट अवेलेबल्स पे, मैं आपको जाकर दिखा देता हूँ वहीं पर। तो हम लोग यहीं एलएस किया, देखिए ये वाली फाइल हमारी पहले से थी, अब ये फाइल हमारी नई जनरेट हुआ है। तो हमें क्या करना है, दोनों का नाम अलग अलग चेंज कर देना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, पहले ये दिखाता हूँ, ये वाला, ये पहले ये देख लीजिए, ठीक है। ये जो हमारा पुराना था वो, तो क्लियर कर लें, क्या क्लियर कर लेते हैं। ये नीचे आ जा रहा है, कमांड आपको दिखेगा नहीं। तो हम लोग इस पर चलते हैं और यहाँ सबसे नीचे चले आइए और पहले इसको अनकमेंट कीजिए। तो कमेंट्स हटाइए, इसको भी कमेंट्स हटाइए, इसको भी कमेंट्स हटाइए, Ctrl+X। ये सारा जो रीराइट इंजन आप देख रहे हैं ये भी हमारा हुआ है, बिकॉज SSL स्टूडेंट स्लो है, इसी वजह से। अभी हम लोग यहाँ पर जो नाम है हमारा मिनी ब्लॉग है और यहाँ पर मिनी ब्लॉग है, तो ये नाम ही हमें इस फाइल में अलग और दूसरा जो फाइल हमारा जनरेट हुआ अभी उस फाइल पे अलग रखना है। बस यही काम करना है और कुछ खास नहीं करना। तो Ctrl+X Y और इंटर प्रेस किया। अभी दूसरा हम लोग फाइल देखेंगे, तो दूसरा जो फाइल है उसका नाम क्या है, उसका नाम है यहाँ पर -LE है ना, नहीं क्या लिखा हुआ है, यही कॉम के बाद -L वाला, इसके अंदर जाते हैं और यहाँ पर नीचे आते हैं। आप देखिए आपको कमेंट में ये दिख रहा है, इसको कमेंट से हटाना है, पहले कमेंट से हटाया। और यहाँ जो नाम दिख रहा है मिनी ब्लॉग, ये मिनी ब्लॉग ना करके मिनी ब्लॉग्स कर देता हूँ। Z सिर्फ Z लगा दिया, थोड़ा सा नाम अलग हो गया, बस इतना करना है। Ctrl+X प्रेस कीजिए, Y प्रेस कीजिए और इंटर प्रेस कीजिए, हमारा सेव हो जाएगा। फिर आपको एक बार सर्वर रिस्टार्ट कर लेना है, तो sudo सर्विस और apache 2 रीस्टार्ट, इंटर की प्रेस कीजिए और होपफुली आपका SSL स्टूडेंट इंस्टॉल हो गया होगा। आप यहाँ पर जाइए और यहाँ पर रिफ्रेश कीजिए इसको। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ इनको मोड में, बिकॉज कभी कभी कुकी वजह से दिखता नहीं है। तो इनकॉग्निटो मोड ओपन करते हैं यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट करते हैं सोनम कुमारी को और इंटर की प्रेस किया। और अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो हमें यहाँ पर देखिए ताला लगा हुआ आप दिख रहा है, सिक्योर ये हो गया। और आपको जो एरर दिख रहा था वो एरर कंसोल पे, वो एरर भी आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। ये फेव आइकन का दिख रहा है, बिकॉज फेव आइकन हमारा है नहीं, उसे सब उस फेव आइकन को डालिएगा, ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये कोई इशू नहीं है, बेकार सा इशू है वो, देखिए अभी नहीं आया ना। तो ये हमारा काम हो गया। और SSL सर्टिफिकेट कैसे इंस्टॉल करना है वो भी हमने देख लिया। जेंगो प्रोजेक्ट में बहुत ही डिटेल में मैंने बताया हर एक चीज़ की, क्यों लिख रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या हो रहा है, हर एक चीज़। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगली बार क्या करेंगे, इसी सेम प्रोजेक्ट को होस्ट करेंगे लेकिन गिटहब का यूज़ करके, तब इतनी डिटेल में ये नहीं बताऊँगा, तो ये आप ज़रूर से देख लीजिएगा। वहाँ पर गिटहब के थ्रू करेंगे, थोड़ा सा काम हमारा ईजी हो जाएगा। क्यों करते हैं गिटहब का यूज़ करके ज़्यादातर लोग होस्ट, वह भी बताऊँगा उस वक्त। और ये नहीं बताऊँगा, ये वाला जैसे सर्टिफिकेट का आप देख रहे थे, ये वहाँ नहीं बताऊँगा। तो वो आप SSL इंस्टॉलेशन का तरीका वहाँ नहीं बताऊँगा, या फिर बता दूँगा, देखूँगा उस वक्त जैसा समझ में आएगा और जैसा समय मिलेगा वैसा काम करेंगे। अभी के लिए हमने क्या किया कि हमने अपना प्रोजेक्ट लोकल मशीन से सर्वर पे पेस्ट कर दिया और उसको होस्ट कर दिया। अगली बार जब हम लोग गिटहब का देखेंगे तो हम लोग इसमें मिडिलवेयर लगाएंगे गिटहब को, यानी कि हमारे लोकल मशीन से पहले गिटहब में जाएगा और गिटहब से हमारे सर्वर पे जाएगा। तो 3 चीज़ें वहाँ पर हो जाएंगी। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, लोकल मशीन और रिमोट सर्वर, बस। बाकी जो फ्लो है वेब सर्वर के साथ काम करने को वो तो मैंने आपको बता ही दिया। ये स्टेप्स आपको यहीं पर मिल जाएगी, ये पूरा स्टेप जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। हो सकता है कि कुछ एरर आपको ना मिले जो मुझे यहाँ पर मिला है, या फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा एरर मिले तो उसको आपको सर्च करना पड़ेगा गूगल में और उसको डिबग करना पड़ेगा खुद से। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि जब आप डिप्लॉय करते हैं तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के एरर्स मिलते हैं,
तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं डीबग उसको। परमिशन डिनाइड का जो एरर है वो बहुत ही कॉमन है जब आप डिप्लॉय करते हैं VPS में तब। तो परमिशन से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि अगर 777 लिखा तो उसका मतलब क्या होता है, कैसे परमिशन देते हैं, कैसे किसी डायरेक्टरी को ऑन करते हैं, कहाँ यूज़र नेम लिखना था, कहाँ ग्रुप होता है, इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा, थोड़ा बहुत ना बहुत देख कर ही आप यहाँ पर सीख गए कि किस किस तरीके से परमिशन दिया जाता है। यहाँ पर मैंने परमिशन का जो बताया हुआ था, देखिए ये ऑन करने के लिए CH ऑन लिखना पड़ता है, परमिशन देने के लिए CH मोड लिखना पड़ता है, और परमिशन का जो होता है फार्मूला उसको कैलकुलेट करके फिर डायरेक्टरी या फिर फाइल में आप दे सकते हैं। सो सिंटेक्स लिखा है और एग्जांपल लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ऐसा नहीं कि आप यही वाला कॉपी पेस्ट करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको अपना फोल्डर नेम, अपना फाइल नेम लिखना है और आप डिप्लॉय कर पाएँ अच्छे तरीके से। आप मुझे बताइएगा कि आप इसको फॉलो करके अपना प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर पाए हैं या नहीं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।